बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दम्मा वेव। आप हमारे साथ हर रविवार की तरह हमारे साथ लाइव दम्मा वेव के फेसबुक पेज के ऊपर जुड़ चुके हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं। अगर आपका दम्मा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। द नंबर इज 919667972248। और अगर आपको किसी कारण लाइन बिजी मिले, यू कैन कॉल अस 4165780000 के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो दमावे के रिलेटेड, जो आप स्क्रीन के नंबर देख रहे हैं, यूके के नंबर हैं, टोरंटो वैंकूवर के नंबर हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो सेंड अस ईमेल dhammawaves.info@gmail.com. You can also follow us on Instagram dhammawaves के ऊपर। और हमारा जो YouTube चैनल है, जो अगर आप किसी कारण हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप हमें जो जो प्रोग्राम है हमारा, वो आप वेंसडे को लाइव जो है रिकॉर्डेड प्रोग्राम YouTube के ऊपर हमें देख सकते हैं। सो दम्मा वेव्स पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है। दम्मा वेव्स नहीं, हमारा मकसद बुद्ध धम्म और बाबा साहब का मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सो आज हमारे साथ आदरणीय भिक्खू धम्मवीरो महाथेरो, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने वाले थे और किसी कारण नेटवर्क की के कारण वो हमारे पास नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अमृतपाल कौर जी, जो पंजाब से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम उनसे बातचीत करवाएंगे और जो उनका विषय है उसके ऊपर बातचीत वो करेंगे। सो मैं आपको बताऊं कि जो जो दमा वेव का जो जो लोगो है, जानो फिर मानो, हम हमारा जो मकसद यही है कि दम का सार प्रसार करना। और हमारी जो टीम है, लंदन से बहुत बड़ी टीम है, जैसे आदरणीय हरवंश बिरदी जी, मनोहर लाल बिरदी जी, कुशविंद्र कुमार जी, और कनाडा से परम सर हैं, और महेंद्र सलन जी, ये बहुत बड़ी टीम है। और हम अगर इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे आदरणीय डॉक्टर सुजाता जी, जो नागपुर से हमारे टीम के सदस्य हैं। और उनके साथ ही जो हम पंजाब की बात करें, तो आदरणीय जगदीश धीर जी और उनके उनके जो वाइफ हैं मीनू धीर जी, जो पूरा तक्षशिला का और पूरा पंजाब का कवरेज करते हैं। उनके साथ जो है नैनदीप जी और उनके बेटे रोहित, वो जो प्रोग्राम की कवरेज करते हैं। अगर हम जलंधर में जाते हैं, तो बलदेव बलदेव भारद्वाज जी, वो जो दमा वेव की जो जो एक्टिविटीज हैं, जो उनको कवर करते हैं। तो पूरी ऑल ओवर द जो हमारी टीम है, जो इसके ऊपर काम करती है। और जैसे मैंने बताया कि दम का सार प्रसार करना ही हमारा जो लोगो है, उसके साथ साथ हम जो सामाजिक चेतना, उसके ऊपर भी बात करते हैं। जैसे आपने देखा कि जो पूना पैक्ट का जो हफ्ता रहा है, उसके अंदर हमने जो सामाजिक चेतना अवेयरनेस के लिए पूना पैक्ट के जरिए हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या क्या लेके दिया। हमारे आदरणीय एडवोकेट रंजीत कुमार जी, जो बहुजन समाज पार्टी के होशियारपुर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो आए थे। तो उन्होंने पूरा डिटेल्स में जो पूना पैक्ट से बेनिफिट हमें बताए। लास्ट हफ्ते जो एक भारत के अंदर पूरी हलचल मची हुई है, उसके अंदर हमने इनवाइट किया था, जो ओपन हमारी जूम मीटिंग थी। आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया और बड़ी दूर तक जो प्रोग्राम देखा गया। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, जो उन्होंने एकदम जो पूरा भारत को हिला के रख दिया। हर जो 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 एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानने वाला शख्स है, वो सोचने लग गया घर वापसी की। तो लाखों की तादाद में लोग घर वापसी हो रहे हैं। और ऐसे ही हम जो कोशिश रहेगी, जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे आज डॉक्टर अमृतपाल कौर जी, जो हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, उनकी इंट्रोडक्शन मैं उनसे पहले करवाऊंगा। और मैं अभी क्योंकि हमारे साथ बंते जी किसी कारण नहीं जुड़ पा रहे, तो हमारे साथ आदरणीय हरबंस बिरदी जी, वो भी हमारे लिए एक भिक्खु समान है, क्योंकि उन्होंने भी
3 महीने वो चीवर में रहे हैं और वो अभी अभी 2 दिन पहले भारत से आए हैं। दम्मा दीक्षा डे का प्रोग्राम उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं पूरे भारत के अंदर, पंजाब से लेके नागपुर बॉम्बे तक वो प्रोग्राम अटेंड करके आए हैं। वो थोड़ी उनसे अपडेट भी लेंगे और मैं आज का जो प्रोग्राम है वंदना के साथ जो हम शुरू करते हैं। So wherever you are, if you feel safe, please put your palm together. Let's start the Dhamma Waves program with Vandana. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. जी आदरणीय विरदी साहब। तो हम आज भंते नहीं हैं, तो आज हम त्रिशण पंचशील से शुरू करते हैं। एको की वजह से अगर हम एक साथ कहेंगे, आवाज आगे पीछे हो जाती है, वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं अकेला ही कहूँगा। अगर किसी को मेरे साथ कहना है तो मेक श्योर उसकी आवाज मेरे से धीमी हो, मेक श्योर कि मेरे लफ्ज से लफ्ज जुड़ता हो, तो ऐसा ना हो वो पीछे हो मैं आगे हूँ। तो जो चाहे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेशमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। जी जैसे मैंने बताया कि आदरणीय विरदी साहब अभी अभी 2 दिन पहले भारत का उन्होंने टूर करके आए हैं और जो पर्पस था उनका टूरिंग का, वो जो दम्मा दीक्षा डे फ्रॉम बॉम्बे टू लेके पंजाब तक उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि और रिक्वेस्ट करूँगा कि सर कि आप पूरा डिटेल में थोड़ा हमें बताएं कि आपका जो सफ़र कैसा रहा। तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि जो आपने जितने भी प्रोग्राम अटेंड किए हैं उसमें लोगों की एक्साइटमेंट, तो आपको जो फ्यूचर है वो कैसे नजर आ रहा है कि फ्यूचर में जो गर्भापसी हो रही है लाखों की तादाद से, तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी ड्यूटी लगाई है भारत को बुद्धमय देश बनाना, क्या उसकी तरफ हम जा रहे हैं? सर इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू आनंद जी। भाई देखो, ये तो बाबा साहब की मेहरबानी है मुझ पे कि जिनको बैलगाड़ी पे नहीं बैठने दिया, वो बाबा साहब ने
मुझे अनगिनत एयरलाइन के टिकट दे दिए हैं कि दुनिया में कहीं भी मैं घूमूं। तो मैं पंजाब गया, लेकिन वहां पे सिर्फ एक दिन रुका और दूसरे दिन मैं दिल्ली वापस आके नागपुर गया। तो वहां पे रवि भवन है, तो मुझे बहुत गर्व है कि जो कॉटेज है वो मिनिस्टरों के लिए होती है, वो मेरे लिए बुक करवाई गई थी। तो वहाँ मैं 4-5 दिन रहा। हम सब जानते हैं कि जो नागपुर है, जैसे मुसलमानों का मक्का है, वो तो हमारा मक्का है, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा जो नागपुर है वो किसी समय हमारे बुजुर्गों की राजधानी होती थी, इसीलिए उसका नाम नागपुर है। तो वहां पर तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, हर इंसान को धम्म यात्रा करना चाहिए। मतलब जो लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनारा, श्रावस्ती, जो जो जगह भगवान बुद्ध के साथ लिंक्ड है, वो देखना चाहिए। लेकिन मेरा व्यू ये है कि हर एक को जिंदगी में एक बार जो विजयदशमी डे का प्रोग्राम होता है नागपुर में, वो देखना चाहिए। मैं तो तीसरी बार गया हूँ, क्योंकि वहां पर जाके आपको पता चलता है कि हम तो एक समंदर का हिस्सा है, लेकिन जब हम पंजाब में हैं या हम यूके में हैं, हम अपने आप को बहुत कम समझते हैं। वहां जाकर पता चलेगा कि विजयदशमी डे से एक दिन पहले और एक दिन बाद 15 लाख से लेकर 20 लाख तक लोग आते हैं। और यहाँ पर खड़े होके बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, वहां पर पहुंचने के लिए लोग मीलों के क्यू में खड़े हैं। और चलो हमारा तो थोड़ा सा हम यूके से गए थे, और बाबा साहब के जो ग्रैंडसन भीमराव अम्बेडकर है, मैं उनके साथ था। और जो समता सैनिक दल है, उनका जो उनकी जो सैनिक हैं, जो टीम है, वो हमें लेकर गई बैंड बाजे के साथ और लोगों से रास्ता क्लियर करवाते गए। और वहां जाकर बहुत अच्छा लगता है। आपकी बॉडी में जो सेंसेशन दौड़ते हैं, तो जब खुद को सोचने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा है कि कभी बाबा साहब ने यहाँ खड़े होकर एक धम्म दीक्षा ली थी और भारत में फिर से बौद्ध धम्म को सुरजीत किया। तो आपको अपने में ये महसूस होता है कि मैं वहां पे खड़ा हूँ। और वहां पर मैं इसलिए नहीं गया जो विजयदशमी डे है, क्योंकि आप सब जानते हैं, ये दुख की बात है कि वहां पर जो गेस्ट थे, एक तो जो गडकरी हैं बीजेपी के, वो थे। और दूसरे जो इस वक्त अपने असिस्टेंट क्या सीएम है महाराष्ट्र के, पहले पहले वो चीफ मिनिस्टर थे, अब वो असिस्टेंट है कह लो या क्या, तो वो थे। तो वो दोनों स्टेज पर बैठे होंगे, अगर मैं चले जाता तो वो मुझे बुलाते, तो फिर वो मैं समझता हूँ मेरे लिए अच्छा नहीं था, तो मैं वहां पे नहीं गया 5 तारीख को। लेकिन अलग प्रोग्राम था, वहां पर भी हजारों की तादाद में लोग थे, तो वहां पर हम थे। तो नागपुर का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भारत के इतिहास में 5 और 6 अक्टूबर 2022 एक सुनहरी अक्षरों से लिखे जाएंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहां पर था। जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो, एक बात याद रखना कि वहां पर जो मेन चैनल है, जो खरीदे हुए हैं, वो कभी भी किसी साल भी दीक्षा भूमि का प्रोग्राम नहीं दिखाते। और दूसरे जो लोग हैं जो आज राज कर रहे हैं, वो 5,000 भी इकट्ठे होते हैं तो इतना हल्ला गुल्ला होता है कि इतनी भीड़ थी, लोगों के तिल फेंकने के लिए जगह नहीं थी, हजारों लोग आए थे। लेकिन हमारा जो इतने लाखों का है, वो कभी नहीं दिखाएंगे। ये ठीक है, क्योंकि वो कभी भी बुद्ध को हाईलाइट नहीं करेंगे। तो दीक्षा भूमि में बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। ये जो 2 इवेंट मैं वो कहता हूँ, मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा, और ना ही मैं किसी को उठाने के लिए कह रहा हूँ। एक तो जो 22 प्रतिज्ञा के साथ दिल्ली में 10,000 से ज्यादा हमारे मित्र राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ किया, उसके साथ जो हमारे अपोनेंट हैं
उनके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ। हालांकि 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को दी थी, तब कोई माई का लाल बोला नहीं। आज दिल्ली में अगर 10,000 लोगों ने ले लिया और वहां पे 22 प्रतिज्ञा कही गई, ना जाने 14 अक्टूबर 1956 से लेकर कितने लाखों बार वो पढ़ी गई होंगी। लेकिन इस बार उन्होंने इसलिए किया क्योंकि राजेंद्र पाल जी ने अनाउंस किया है कि 2022 में दिल्ली में 10,000 होंगे और अगले साल 23 में 1 लाख होगा और 24 में 3 लाख होगा और 25 में 10 करोड़ होगा। तो जब उन्होंने सुना तो उनकी तो नींद हराम हो गई और वो उल्टे सीधे बयान देने लगे कि ये उनके धर्म की, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं, जब आपका रामचंद्र ऋषि हमारे शंभू का कत्ल करता है, हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? जब हमारे एकलव्य का आपका द्रोणाचार्य अंगूठा काट देता है, उसने काट कर नहीं दिया था, वो जबरदस्ती काटा गया, जब उसका जबरदस्ती अंगूठा काट दिया जाता है, आप टीवी पे दिखाते हो, तो हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हमने सिर्फ यही कहा है कि अब हम बौद्ध के रास्ते पे चलेंगे, जिनको हमारे बाप दादा मानते थे, क्योंकि वो भी भूले हुए थे, तो मैं उनको नहीं मानूंगा। हमने गाली दी है। मुझे पूरा हक है कि जो मेरे बाप दादा करते थे, वो रामकृष्ण को मानते थे, मैं नहीं मानूंगा। उसमें क्या बुराई है? मैंने किसी को गाली दी है? तो उससे बहुत वो हिल गए हैं। और दूसरा, 6 तारीख को नागपुर में जो बामसेफ ने जो आरएसएस का ऑफिस है उसका घेराव करना था। जरा सोच के देखो कि आरएसएस के ऑफिस का घेराव करना 2-3 हफ्ते पहले अनाउंस किया हुआ है। उनके जो लाठी लेकर घूमते हैं वो आए क्यों नहीं वहां पर, और परमिशन नहीं मिली। इसके बावजूद भी जो मेशराम जी है उनको कस्टडी में ले लिया, उनको जेल में नहीं लेकर गए और 4 घंटे बाद छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर लाखों की लोग तादाद में तो लोग पहले ही थे। और फिर उन्होंने 4 घंटे के बाद जो पुलिस कमिश्नर था वो खुद उनको घर छोड़ के गया और उनको कहा कि आप लोगों को अपील करो कि दंगा फसाद ना हो। और उन्होंने लोगों को अपील की कि हम संविधान को मानने वाले हैं, कोई भी हम संविधान के उल्ट काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये 2 जो इंसिडेंट्स है, इनसे जो हमारे अपोनेंट है उनका बहुत बुरा हाल है। लेकिन अरे भाई, अभी तो ट्रेलर है, अभी फिल्म तो शुरू होगी, क्योंकि हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, जो काम बाबा साहब ने, जिस बौद्ध धर्म का पौधा उन्होंने दोबारा लगाया था भारत में, उसको अब पानी देने की जरूरत है, वो काम हो रहा है। तो ये 5 और 6 अक्टूबर 2022 भारत के इतिहास में एक बहुत सुनहरी आंखों से हम लिखेंगे, हमारे जो ओपोनेंट है वो तो नहीं लिखेंगे। और वहां से मैं सीधा चेन्नई गया और चेन्नई 1 रात रहने के बाद फिर मैं पौंडाचेरी गया, क्योंकि 2008 में हमारे लोग वहां पर बहुत गरीब हैं। तो 2008 में वहां पर मैंने उनको बहुत बड़ी जमीन लेकर दी थी, तो मैं देखने गया था कि उन्होंने क्या कुछ काम किया है, आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से 12 तारीख को मैं वहां से वापस आया और फिर जालंधर अम्बेडकर भवन में, क्योंकि बाली जी, LR बाली जी मेरे गुरु हैं, वो 14 अक्टूबर को ही मनाते हैं, तो फिर मैं उस पर भाग लिया और वो भी प्रोग्राम बहुत कामयाब था। और उसके बाद में 16 को हमारे जो प्राइड ऑफ पंजाब है, तक्षशिला महाविहार में कठिन चीवर दान था। और पिछले साल की तरह वहां पर अरुणाचल प्रदेश से लोग आए थे और उन्होंने जो कठिन चीवर होता है वो 24 आवर में तैयार किया। तो वो क्या होता है, उसको अंतरबास कहते हैं, एक धोती की तरह होता है, उसको फिर बेल्ट से बांधा जाता है और जो कमीज की तरह होता है, लेकिन इस तरफ से उसमें बाजू नहीं होता, तो दूसरी तरफ भी नहीं होता, एक वो होता है और फिर एक चीवर होता है और एक संघटी होती है। तो ये सारे आइटम, बेल्ट भी
वो 24 घंटे में तैयार करते हैं। और फिर वो जो भंते विहारा में रहते हैं, क्योंकि जो वो चीवर एक ही होता है, बाकी प्रोग्रामों पे आप सभी भिक्षुओं को दे सकते हो, लेकिन वो आप संघ को दान करते हो। और फिर संघ डिसाइड करेगा, मानो वहां पे 12 भिक्षु थे, तो उन 12 भिक्षुओं में से सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा मेडिटेशन, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट आए हैं, भंते आए हैं, उनको बौद्ध धर्म के बारे में सिखाना सबसे ज्यादा किसने किया है, तो फिर भिक्षु संघ डिसाइड करता है कि वो जो चीवर है किसको दिया जाए, वो एक ही होता है। तो इस तरह से मेरा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, लेकिन थोड़े समय में मुझे ज्यादा घूमना पड़ा। जैसे मैंने प्राइवेट कन्वर्सेशन में कहा है, जो मेरा शरीर है वो तो 70 ईयर ओल्ड है, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो नहीं मानता। वो कहता है कि आप 35-40 साल के हो, भागो 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 और काम करो। तो इस तरह से कुछ हेल्थ की भी प्रॉब्लम आई, लेकिन जब धम साथ है, जब धम का काम करते हैं, तो वो जो थोड़ी बहुत सेहत खराब होती है वो भी महसूस नहीं होती। तो इस तरह से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और मैं तो सबको एक मशवरा देता हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा, विजयदशमी नागपुर का प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए। और दूसरा 6 दिसंबर का बम्बे में जो जब बाबा साहब का आखिरी संस्कार किया गया था चैत्य भूमि में, वहां जाना चाहिए। तो पता चलता है कि भारत में जो अम्बेडकरी लोग हैं, भारत में जो बौद्ध लोग हैं, वो क्या है। थैंक यू वेरी मच आनंद जी। अगर बाद में किसी ने कोई सवाल पूछना हुआ तो वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरबंस बिरदी जी, जो दमा वेव के फाउंडर्स मेंबर हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारे भिक्षु समानी हैं, क्योंकि पूरा जीवन इन्होंने बाबा साहब के मिशन और धम्म के सार प्रसार के ऊपर लगाया है, लगा रहे हैं। और हम इनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और ऐसे चाहते हैं कि ऐसे ही धम्म का सार प्रसार पूरी दुनिया में करते रहें। जैसे आज मैंने बताया कि हमारे साथ बंते जी किसी कारण नहीं जुड़ पाए, लेकिन हमारे साथ बंते प्रियदर्शी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर हम चाहेंगे कि 5 मिनट के लिए वेनेबल जी जी। नहीं, भंते प्रियदर्शी जो है ना, वो उनके लिए कैमरा सेट कर रहे हैं। अच्छा वो ठीक है सामने जी। रहे, वो सामने रहे प्रियदर्शी जी। ओके जी। उनसे बात करो, वो म्यूट है। ठीक है। कोई बात नहीं, जब एज सुनर वेनेबल्स रेडी तो हम उनको फिर जो हमारा सेकंड सेगमेंट है उसके ऊपर उनके जो आज की दम देशना का प्रोग्राम हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आज जैसे मैंने बताया कि वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड किसके लिए हैं? क्योंकि हमारे अपने जो पंजाब से रिलेटेड हैं, पंजाब में पले रहे, उनका जन्म पले बड़े वहां पे हुए हैं। और वो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट स्पीकर बने हैं, उनकी जो इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबी चौड़ी है, मैं ट्राई करूंगा कि उसको पूरा कवर करने की अपना पूरा जतन करूंगा। तो सबसे पहले हम उनका पूरी दमावेव की टीम की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया। तो मैं उनके जो उनका बायो है उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर अमृतपाल कौर जी जो डेंटल सर्जन हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, और वो जलंधर में सिंस 12 साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और राइटर ऑन अम्बेडकरिज्म एंड बुद्धिज्म एंड फेमिनिज्म के ऊपर उन्होंने वो अपनी राइटिंग करते हैं। उनके साथ जो फाउंडर मेंबर हैं वो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन लीडर्स, उनके फाउंडर मेंबर्स भी हैं, और प्रेजेंट लेक्चर ऑन टॉपिक बेसिस बुद्धिज्म एंड और भी कुछ काफी उन्होंने जो प्रेजेंटेशन देते हैं। एंड आल्सो शी इज वर्किंग collaboration with such society of social awareness and culture harmony. वो उसके लिए काम करते हैं और बहुत एक्टिव हैं। और उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आने से पहले वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, और उसके बाद में हम जो उनका जो सब्जेक्ट उन्होंने पिक किया है, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो, उसके ऊपर आई एम श्योर शी इज वेल प्रिपेयर्ड। क्योंकि जब ये जो हमारे साथी लाइव जुड़े हैं
वो तो इसका फायदा लेंगे ही लाइव, लेकिन ये सारे का सारा प्रोग्राम हम वेंसडे को यूट्यूब के ऊपर जब ये सब्जेक्ट के बारे में सुनेंगे, डेफिनेटली जो हमारे उपासक हैं वो इसका बहुत बेनिफिट लेने वाले हैं। तो जो भी अगर क्वेश्चन आप अगर करेंगे तो प्लीज डू सेंड अस क्वेश्चन इन चैट बॉक्स, और जहाँ हमें जो नंबर है हमारा जो उसके ऊपर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स वेलकम डॉक्टर अमृतपाल कौर जी, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अमृतपाल जी, नमो बुद्धाय, जय जी भीम, वेलकम टू धम्मा वे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धम्मा वेव्स के सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं और धम्मा वेव्स की पूरी टीम को मेरी तरफ से विनम्रता पूर्वक नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरी इंट्रोडक्शन तो आपने कर ही दी है, तो इसमें मैं और तो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि बाबा साहब को मैंने 8-9 साल से उनको पढ़ रही हूँ, बुद्ध को भी पढ़ रही हूँ और उनको पढ़कर जिस तरह से मैंने अपने आप में, अपने मानसिकता में तब्दीली महसूस की है, वो बहुत ही एक पिक्यूलियर है। मुझे लगता है ये औरतों में जब तक वो पढ़ती नहीं है, एक अध्ययन नहीं करती हैं या बैठकर चिंतन नहीं करती हैं, तो महिलाओं का जो बेसिक एक उनका जो फेमिनिटी के कॉन्सेप्ट में उनका जो पूरा का पूरा अस्तित्व कैद है, मेंटालिटी कैद है, वो निकल नहीं सकती। तो बाबा साहब को और बुद्ध को पढ़ना, उसके ऊपर चिंतन करना और बियॉन्ड बाबा साहब, अगर आपको बाबा साहब को समझना है, तो मुझे लगता है कि आपको क्रिटिसिज्म जो है बाबा साहब के ऊपर वो बहुत पढ़नी चाहिए। जी तो ज़्यादा अपने बारे में तो मैं चाहूँगी कि और ना बात करूँ और सीधा अपना जो आज आपने मुझे टॉपिक दिया है उसके ऊपर बात करूँ। जी 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 तो जो डॉक्टर, आई 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 एम सॉरी एंड मैं अपोलोजाइज करता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि कभी कभी जब जब लाइव प्रोग्राम होता है कुछ चीजें ऐसी स्किप हो जाती हैं। लेकिन मैं अपने जो उपासक जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और बुधवार को वेंसडे को ये देखें, रिकॉर्डेड मैसेज देखेंगे, को इंट्रोडक्शन में जो जो एक चीज मैं भूल गया, स्किप कर गया। शी इज द डॉटर ऑफ ट्रस्टी अंबेडकर भवन जलंधर एंड स्टॉन्च अम्बेडकराइट लेट श्री ज्ञान सिंह जी बल, उनके ये डॉटर हैं। और ये ऐसे नहीं है जैसे हमने हमारा जो दमावेव का एक क्योंकि जो हमारा स्क्रीनिंग जो प्रोटोकॉल है हम उसको बहुत सीरियसली हम लेते हैं। जैसे हम पूरा डीप स्टडी करते हैं कि इनका ग्राउंड लेवल। सो ये जो डॉक्टर अमरपाल जी आप सुनने जा रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर, ये ऐसे नहीं है, ये उस परिवार में पैदा हुई हैं जो डॉक्टर ज्ञान सिंह बल जी जो हैं स्टॉन्च अम्बेडकराइट थे, और उन्होंने अम्बेडकर भवन को जो जो आज आप देख रहे हो, और बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो डॉक्टर अमरपाल जी, वंस अगेन वेलकम एंड आई अपोलोजाइज, जी, आई स्किप दैट पार्ट, धन्यवाद। सॉरी अबाउट दैट। जी, धन्यवाद। तो मैं आज का अपना बात शुरू करती हूँ। मेरा जो देखिए आज का विषय है जिस पर मैंने बात करनी है, वो एक प्रश्न के रूप में है। क्या बुद्ध जो हैं वो पितृ सत्तात्मक थे? अ, अब देखिए ये जो प्रश्न है मैं समझती हूँ इसको हम 2 तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर तो हमें एक डायरेक्ट जवाब चाहिए मतलब येस और नो, तो मैं कहूँगी हाँ, वो थे। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हम बहुत मतलब कोट करते हैं लोग। जैसे कि उन्होंने बहुत लोग ये कहते हैं कि वो अपनी बीवी-बच्चे को छोड़कर चले गए थे, तो इसलिए वो जो है वो पैट्रियार्कियल थे, वो औरतों की बराबरता जो है उसके हक में नहीं थे। या उन्होंने जो आगे चल के भिक्षुणी संघ है, उसको उन्होंने पहले मना कर दिया, वो नहीं चाहते थे खोलना। फिर जब उन्होंने खोला तो उन्होंने भिक्षु संघ के उसको अधीन रख दिया और अधीनता के साथ-साथ उन्होंने 8 वो रूल्स बनाए जिनको हम गारुधम्मा रूल्स कहते हैं, जो कि अगर आप पढ़ते हैं तो वो मुझे भी बहुत मतलब एक लगते हैं कि ये पितृसत्तात्मक हैं। आगे भी आप देखिए कि जब बुद्ध कहते हैं कि जो संघ है या जो धम्मा है, अगर वो अकेला भिक्षु संघ जो है उसको आगे लेकर जाता, तो ये 2500 साल तक चलता उनका जो धम्म है। लेकिन अब क्योंकि महिलाएँ भी आ गई हैं, तो ये 500 साल तक ही चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है इनको थोड़ा हमें डीपली स्टडी करना चाहिए और एकदम से अगर हम कहते हैं कि भई हाँ, वो पितृसत्तात्मक थे, तो ये भी गलत होगा। दूसरा नज़रिया ये है कि अगर हम यहाँ पे 2 चीज़ें देखें, पहले तो पितृसत्ता होती क्या है?
इसका इतिहास क्या है, ये कहाँ से बनी है, क्या ये मैन मेड है या ये गॉड मेड है, पीछे से बनी हुई आई है, ऊपर से बनाई गई है। तो इसका इतिहास का हमें थोड़ा जानकारी होना चाहिए। हम पितृ सत्ता को एक बहुत ही एंटी मैन साइकोलॉजी से देखते हैं कि अगर हाँ भाई इसने मना कर दिया तो ये तो पक्का पेट्रियार्कल है आदमी। मुझे लगता है ये विचारधारा थोड़ा सा इसको बदलने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि बुद्ध के समय में किस तरह का माहौल था, जब वो थे तो समाज जो है वो किस तरह का था, सोशल जो एक सेटअप है वो किस तरह का था, सभ्याचार किस तरह का था, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी परिवारों में या समाज में, पितृ सत्ता क्या उस समय थी, क्या वो स्टेब्लिश हो गई थी, क्या वो इंस्टीट्यूशनलाइज या संस्थागत हो गई थी कि नहीं। थोड़ा सा अगर हम एक ऐतिहासिक तौर पे जाकर देखें तो शायद इस बात को कि बुद्ध औरतों के की बराबरता के हक में थे या नहीं थे, हम ज्यादा बेटर इसको डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप देखिए पितृ सत्ता होती क्या है। अगर आप पेट्रियार्की देखिए, जो वर्ड है पेट्रियार्की, ये पेटर से लिया गया है। पेटर का मतलब होता है फादर, और जो पेट्रियार्की है वो हम कह देते हैं रूल ऑफ द फादर। तो फादर जो है यहाँ पर, आप अब उसको एक ब्रॉडर सेंस में लें तो वो आदमी है, मैन है, तो रूल जो है आदमी का वो हम कहते हैं पेट्रियार्की है। अब ये जो जो सबसे कॉमन एक डेफिनेशन है पेट्रियार्की की हमारे पास या परिभाषा है, वो ये है कि जो पितृ सत्ता है ये बेसिकली एक ऑप्रेसिव सिस्टम है, एक दमनकारी, आप देखिए पूरी प्रणाली है, जिस तरह की कास्ट सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये एक चीज नहीं है जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा ऑप्रेसिव सिस्टम है जिसमें जो आदमी होता है वो हर क्षेत्र में महिला से ऊपर होता है। चाहे वो आप देखिए मॉरल एजुकेशन हो, नैतिकता में महिलाएं जो होती हैं अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती। इस तरह का ये सिस्टम सेटअप हुआ है, जो आदमी कहता है वही वो करता है। तो नैतिकता में भी आप देखिए आदमी ऊपर है, और जितने क्षेत्र है पॉलिटिक्स में आपको आदमी मिलेंगे, धर्मों में जो है हर जगह आपको आदमी मिलेगा, समाज में जो है वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, परिवारों में भी जो आदमी जो है उसी का जो वो कहता है वही चलता है। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो आदमी है उसके हाथ में ये सारी पावर है कि वो औरत को कंट्रोल करके रख सके। और जो मेन विचारधारा है पितृ सत्ता, इसके पीछे ये है कि औरत और मर्द जो है वो बायोलॉजिकली सेम नहीं है। वो हमें पता है कि दोनों में फर्क है, लेकिन वो सेम नहीं है और वो इक्वल भी नहीं है। तो कारण ये दिया जाता है कि वो कुदरती तौर पर सेम नहीं है, तो वो बराबर भी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है विचारधारा, इस विचारधारा के ऊपर टिका हुआ है। औरत और मर्द का जो अबराबरता पर रिश्ता है, पूरा का पूरा ये ऑपरेसिव सिस्टम इस विचारधारा पर टिका है। अब हम थोड़ा सा अगर इसके इतिहास की तरफ जाएं, अगर हमें समझना है कि पितृ सत्ता जो है ये कहाँ से आई है, तो मेरे ख्याल में ये समझना जरूरी है कि औरत और मर्द का जो रिलेशन है उसका इतिहास क्या है, वो कहाँ से आया, मतलब शुरुआत में कैसे था। तो ये सीधा सीधा इशारा करता है ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरह से बनी है, उसका क्या इतिहास है। अगर हम देखें कि जो समाज है मानव का, मनुष्य का, जिसमें औरत मर्द और थर्ड जेंडर भी सभी जो आते हैं, तो वो जो समाज है उसका एक 3 फेजेस रहे हैं। सबसे पहला जो फेज था वो सेक्सुअल एनिमोसिटी का था। इसका मतलब है कि जब मर्द और औरत पहली बार साथ आते हैं तो उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही एक जैसे जानवरों की कामुकता भरा होता है। उसके बाद जो सेकंड फेज आती है उसमें मेट्रियार्कियल रूल था, मतलब महिलाएं जो हैं वो ऊपर होती थी, उनके वो एक तरह से हम कहते राजा होता था, उनका रूल था। उसके बाद पेट्रियार्की आ गई, फादर का रूल आ गया। तो आप देखिए जब शुरू से औरत और मर्द साथ में आते हैं, दोनों एक साथ रहना शुरू करते हैं, जब उनके बच्चे होते हैं तो वो शुरू में हंटिंग गैदर कम्युनिटीज होती थी, मतलब जो शिकार करके जो खाते थे। तो उस समाज में जो काम होता था, मतलब जो लेबर था, जो एक आप कहिए कम्युनिटी जो है उसको चलाने के लिए जो मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, उन दोनों को इकट्ठा करने का जो जिम्मेदारी थी वो दोनों पर थी, बराबर थी। और महिलाएं भी जाती थी पुरुष के साथ जो है खाना वगैरह सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए। तो कोई डिवीजन नहीं था दोनों के लेबर में। ये पॉइंट मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि जो लेबर का डिवीजन है वहां से पितृ सत्ता को जोड़ा जाता है। तो इस समय में क्या था कि वो साथ रहते थे, बराबरता थी दोनों में। जो औरत की एक आप कहिए माँ बनने की जो क्षमता थी वो एक टैबू जरूर था, लेकिन उसको या उसकी जो सेक्सुअलिटी है वो टैबू होता था आदमी के लिए, लेकिन वो उसको अपवित्र नहीं समझता था। और आदमी के पास किसी तरह का कोई कारण भी नहीं था कि वो महिला को अपने अधीन रखे या वो रखना चाहे उसको। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो जैसे थोड़े ट्राइब्स बनते हैं, क्लैन जो बनने शुरू हो जाते हैं, कबीले जैसे हम कहते हैं, तो कबीले बनने शुरू हो जाते हैं,
सोसाइटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वहां पर भी जो औरत और मर्द के अधिकार है वो बराबर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कबीले हैं जहां पर जो महिला है वो सरदार होती थी कबीलों की, और एक मेट्रियार्कल रूल जो था वो रहा है। तो जो फैमिली में, सोशल में, प्रॉपर्टी के राइट सारे के सारे जो है वो बराबर होते थे दोनों में। फिर आप देखिए जब बहुत सारे कबीले बनने लग गए तो जो इंटर ट्राइबल एक्सचेंज जो है औरतों का वो होना शुरू हो गया एक गिफ्ट के तौर पे, कि इस कबीले से दूसरे कबीले में औरतों को गिफ्ट किया जाने लगा। एक मतलब दो जो कबीले हैं उनके बीच में एक हारमोनियस सा मतलब जो रिश्ता है वो बना रहे इसलिए। तो बहुत सारी जो फेमिनिस्ट है या जो पेट्रियार्की पे स्टडी होती है वो सबसे पहले इसको मतलब एक पॉइंट मानती है कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि पितृ सत्ता जो विचारधारा है वो आनी शुरू हुई, क्योंकि जब महिलाओं का एक्सचेंज होता था तो महिलाओं से पूछा नहीं जाता था, तो वो एक तरह से मतलब एक्सचेंज था उनकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन यहाँ भी उनके अधिकार बराबर थे, उनका जो प्रॉपर्टी का अधिकार था, फैमिली में अधिकार थे, समाज में जो अधिकार थे वो बराबर थे दोनों के। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप देखिए कि जिस तरह से और थोड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आती गई, और जहां पर खेती बाड़ी आ जाती है या एग्रीकल्चर आ जाता है, जब हल चलाना शुरू करता है मनुष्य, वहां से जो लेबर है, काम है जो, वो लैंगिकता पे डिवाइड होना शुरू हो जाता है। मतलब महिला है तो वो थोड़ा घर में रहती है। अब घर में भी वो महिला जो है वो क्योंकि बच्चे जो हैं, एक नेचुरल देखिए प्रोसेस है माँ बनना, और उसमें इतना क्षमता भी नहीं होती है औरत के शरीर में भी कि वो बाहर जा सके, घूम सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर है वो लेबर को डिवाइड कर देता है जब एग्रीकल्चर आता है। जो आदमी है जो हल चलाने, वो जो प्लॉ कल्चर जिसको कहते हैं या हल चलाने का जो कल्चर है वो आदमी के जिम्मे आ जाता है। और जो औरत है वो घरों में जो हॉर्टिकल्चर या जिसको हम बागबानी कहते हैं, आज भी हम देखते हैं बहुत सारी महिलाएं घरों में मिर्ची पुदीने वगैरह जो हम उगाते हैं, ये हॉर्टिकल्चर बागबानी होता है। यहाँ से जेंडर जो डिवीजन है, जेंडर के ऊपर लेबर की डिवीजन हो जाती है, और यहीं से हम कहते हैं कि जो पितृ सत्ता है वो स्थापित हुई है। धीरे धीरे आप देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक बात मैं और ऐड कर दूं कि ये जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी ना, यहाँ पर एक पॉलीगैमी का जो राइट था, पॉलीगैमी होता है मल्टीपल पार्टनर्स, ये शुरू से रहा है और दोनों के होते थे, मर्द के भी औरत के भी। यहाँ तक औरत के पास पॉलीगैमी का राइट जरूर था। तो आगे जैसे प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है तो मर्द जो हैं उनके जहन में ये बात आती है कि जो प्रॉपर्टी एक तरह से ग्रीड आप कह लेते हैं, तो वो आती है कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसका वो जो एकत्रित कर रहा है, ये उसके पास रहनी चाहिए, उसके परिवार के पास रहनी चाहिए। मतलब उसी का जो लीनेज होता है, वंश होता है, उसी में पास होनी चाहिए। तो यहाँ से जो पितृ सत्ता है वो एक तरह से आप देखिए संस्थापित होनी शुरू होती है। और सबसे पहले महिला के जो अधिकार यहाँ से धीरे धीरे जाने लगते हैं। पहला तो यह प्रॉपर्टी का राइट जो पहले महिला के पास था वो उसे छीन लिया जाता है। दूसरा उसका राइट टू मूवमेंट, मूवमेंट होता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। आज भी महिलाओं के पास राइट टू मूवमेंट नहीं है, आपको पूछ के जाना पड़ता है। वो राइट टू मूवमेंट का मतलब ये था कि औरत की मूवमेंट पर बाहर रोक लगा दी जाती है ताकि आदमी जो है उसको ये श्योरिटी हो सके कि जो बच्चा उसकी जो महिला है पैदा कर रही है वो उसका अपना बच्चा है, लीगल बच्चा है, या हम कह सकते हैं लीगल तो नहीं कि कुदरती उसका बच्चा है। तो उसको एक श्योरिटी ये करने की बहुत जरूरत पड़ी आदमी को। उसने औरत के ऊपर उसकी मूवमेंट पे रोक लगाना शुरू कर दिया। उसका प्रॉपर्टी का अधिकार देखिए छीन लिया। एक तरह इकोनॉमिकली महिला जो है वो डिपेंडेंट होगी आदमी पर। पॉलीगेमी का जो राइट था महिलाओं के पास भी वो भी उससे छीन लिया गया। और यहाँ पर आदमी का जो पॉलीगैमी का राइट है वो वैसा का वैसा बरकरार रहता है। तो ये पितृ सत्ता का एक छोटा सा इतिहास है। आप देखिए कि पितृ सत्ता को अ, अगर मैं चाहूं तो कास्ट सिस्टम जैसे हमारा जो जाति प्रथा है उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करके देखें तो जैसे बाबा साहब कास्ट इन इंडिया में कहते हैं कि जाति बनती कैसे है, बनना एक अलग चीज है, उसको बना के कैसे रखा जाता है। कुछ मीन्स होते हैं, जरिए होते हैं कि जाति को आपको बना के रखना है। और आज तक वो ज्यों की त्यों आप देखिए सदियों से चलता आ रहा है वही सिस्टम। तो इसके कुछ जरिए हैं जैसे जाति को बरकरार रखने के, जो बहुत स्ट्रिक्ट एंडोगेमी है, अपने में ही शादी करना, ये आज भी ज्यों का त्यों कायम है। वायलेंस है वो भी आज हम देखते हैं कायम है। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन आप देखिए कि वो भी आज तक कायम है। सोशल एक्सक्लूजन, समाज में जो अबराबरता है वो भी कायम है। तो
आपका वीडियो स्टॉप हो गया डॉक्टर अमरपाल जी, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम। आई थिंक ठीक है अभी आप देखिए। हाँ, जी जी चल जी पड़ा अभी अभी, ठीक ठीक। ठीक हाँ, है। तो जो देखिए मीन्स है, मतलब जरिए जो पितृसत्ता को बरकरार रखने के लिए है, सबसे इम्पोर्टेंट है मूवमेंट का राइट। औरत का चला गया, उसको बाहर घूमना वो मतलब बंद कर दिया, उसका जो एक डोमेस्टिक वो घर में ही उसको कैद करके रख लिया गया, उसका बच्चे पैदा करना उसका ये एक उस पर थोप दिया गया ये चीज को। और इसको थोपने के साथ साथ उसका पॉलीगैमी का राइट भी चला गया और प्रॉपर्टी का राइट चला गया। ये जो पेट्रियार्की और प्रॉपर्टी, ये दो चीजों का लिंक बहुत मतलब मायने रखता है। आप जितने भी आप देखिए जो रिसर्च होती है पेट्रियार्की के ऊपर स्टडी में, आपको ये कॉमन फैक्टर मिल जाएगा कि जो पितृ सत्ता है और जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों का बहुत गहरा लिंक है। ये जो जितने भी अधिकार हैं आप देखिए, ये आपको हमें बाबा साहब ही संविधान में देते हैं। अगर हिंदू कोड बिल हम देखते हैं तो उन्होंने बेटी का जो प्रॉपर्टी का, अपने फादर की प्रॉपर्टी का राइट है, वो यहाँ इस मुद्दे से लिया है कि ये होना चाहिए लड़की के पास, बेटी के पास। तो बाबा साहब से पहले ये हक जो है ये बुद्ध ने दिया है महिला को। अब ये हो गया देखिए एक आप एक बहुत ही जो कॉमनली जिस तरह से हम पितृसत्ता को जो स्टडी सर्कल है उसमें देखते हैं, तो ये उसकी एक हिस्ट्री हो गई। अब जिस तरह से देखिए धर्मों ने पितृसत्ता को मतलब हाईजैक किया और उस पर एक ठप्पा लगा दिया इस सोच को कि जो औरत और मर्द है दोनों ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये कुदरती तौर पर जो है ये सेम नहीं है, तो ये बराबर भी नहीं है। ये जिस तरह से धर्मों ने, खास तौर पे हिंदू धर्म ने जिस तरह से इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि ये चेंज नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा जो रिलीजियस धार्मिक जो पितृसत्ता है उसको तोड़ना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। पितृसत्ता को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, अगर उसके ऊपर धर्म का थप्पा लग जाए तो बहुत मुश्किल काम होता है। जिस तरह से जाति प्रथा है और धर्म है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो जो धर्म है उन्होंने क्या किया कि जो मर्दानगी है उसको उन्होंने वेलराइजेशन उसकी शुरू कर दी, मतलब उसको महान बता दिया, और औरतें जो हैं उनको अधीन या उनको अपवित्र करार कर दिया। तो ये और ज्यादा कड़े तरीके से एक इस्टेब्लिश होगी जो पितृसत्ता है। अब जो हमारे पास समय है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये कब बना है, ये जो समय है वो है 3100 बीसी, मतलब 3100 जो पूर्व ईसा है वहां से लेकर 600 बीसी तक। ये पूरा का पूरा जो बना है, स्टेब्लिश हुआ है, यहाँ तक बना है। और बुद्ध जो है वो आते हैं 563 563 बीसी में। तो जब बुद्ध देखे पैदा होते हैं, अब हम देखते हैं कि बुद्ध के समय में किस तरह का समाज था। देखिए बुद्ध के समय में हमें पता है वैदिक काल था, तो वेदों का जो वो काल था या वो जो समय था वो मेल डोमिनेटेड था। और अगर हम फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म बाबा साहब की पढ़ते हैं तो उसमें भी बाबा साहब ने बहुत ही मतलब बहुत डीपली इसको पूरा जिस तरह से ये समाज था उसको डिस्क्राइब किया है। एक नैतिक, जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, मोरालिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी उसमें। पहला तो ये मेल डोमिनेटेड था, एंडोगेमी भी यहाँ पर थी, हालांकि उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी लेकिन बन रही थी। आप देखिए कि जानवरों का जो सेक्रीफाइस था वो इतना मतलब इतना क्रूएल होता था। अगर आप आज पढ़ें कि उसको किस तरह से मतलब जानवर को काटना है, उसका क्या अंग काटना है, कौन सा अंग किस तरह से मतलब उसको काटना है, वो कैसे किसको देना है, जो वर्ण व्यवस्था है ये वो लेकर जाएगा, ये इसको देना है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि अगर कोई, मेरे ख्याल में नॉर्मल बुद्धि का भी कोई इंसान होगा वो उसको देखकर पढ़कर भी एकदम से हिल जाता है। तो आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ा वहां पर नैतिक भ्रष्टाचार था। शराब बहुत आम थी, जुआ बहुत था। जुए में हम देखते हैं कि महिलाओं को हार दिया जाता था, पूरा का पूरा परिवार हार दिया जाता था। और जो अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए बहुत ही, ना तो उसमें कोई एजुकेशन का राइट था, महिला के पास पढ़ नहीं सकती थी, कोई राइट नहीं था। उसका जो मेन काम था महिला का वो था कि उसको शादी करनी है, उसको बच्चे पैदा करने हैं, अपनी पति की जो तृप्ति की जरूरतें हैं वो सारी उसको पूरी करनी है। उसके पास प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था। तो देखिए आप थोड़ा सा रिलेट करिए पितृसत्ता को प्रॉपर्टी के साथ। मूवमेंट नहीं थी, राइट टू मूवमेंट। उसका जो महिला का जो पब्लिक स्फीयर है और जो प्राइवेट स्फीयर है, घर में और बाहर में, एक बहुत बड़ी दीवार थी। जो महिलाएं छोड़ दी जाती थी अपने पतियों की वजह से, किसी भी कारण से, या जो विधवा हो जाती थी या किसी के कारण जिनकी शादी नहीं होती थी, वो सारी की सारी मोस्टली प्रोस्टिट्यूट्स बनती थी। और औरतों का, जैसे मैंने कहा कि उनका जो बेसिक काम था वो यही था, उनको पैदा इसलिए किया जाता था कि वो आदमी जो है उसका उसका जो वंश है उसको आगे चलाए। तो
यहाँ पर आप देखिए जब बुद्ध आते हैं, मेरे ख्याल में हम बुद्ध को अगर उनका बहुत जो बेसिक प्रिंसिपल है या बेसिकली अगर हमें देखना है कि बुद्धिज्म है क्या, तो देखिए बुद्ध जो है वो दुख की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो दुख है समाज में वो 2 कारणों के उसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि जो आदमी है या जो मनुष्य है उसका अपने प्रति रवैया ठीक नहीं है, नैतिक नहीं है। दूसरा उसका जो रवैया है अ, जी, जी जी। दूसरा कारण ये है कि उसका एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति समाज में भी रवैया सही नहीं है। तो दुःख के 2 कारण हैं, वो क्लास स्ट्रगल जो है इतना, उसको मेन कारण मानते हैं। तो इसी को अगर आप एक इसका आउटलाइन देखें, तो बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं वो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है रीट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमन माइंड, जो उसका अपना रवैया अपने प्रति सही नहीं है। जब हम पंचशील पढ़ते हैं तो वो बेसिकली वो रीट्रांसफॉर्मेशन है, आपको आपके मन को परिवर्तित करना है, उसका परिवर्तन करना है सही दिशा की तरफ। तो एक ये है, दूसरा है कि जब आप परिवर्तित होते हैं तो उसके बाद आपको समाज को बदलना है, क्योंकि जो नैतिकता की बात बुद्ध करते हैं वो कभी इंडिविजुअल नहीं है, वो सोशल है। एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति जो रिलेशन है वो नैतिकता पर टिका है। तो ये जो जीवन मूल्य है हमारे वो सही नहीं है, वो जो बुद्ध है वो सही करते हैं। तो यही जो रिलेशन है, बुद्ध ने अगर हम ये कहें कि उन्होंने आउटराइटली जाके मतलब पेट्रियार्की को चैलेंज कर दिया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे करके रास्ते बनाए महिलाओं के। जो भिक्षुणी संघ था उसमें भी, और जो अगर आप देखें जो डोमेस्टिक या सोशल जो लेवल पे फैमिली लेवल पर उसमें भी उन्होंने सीधा सीधा कभी भी आउटराइटली चैलेंज नहीं किया है इस ओप्रेसिव सिस्टम को। मेरे ख्याल में आउटराइटली चैलेंज करना इतना जरूरी नहीं है जितना कि जो अधिकार होते हैं उनको जो इस्तेमाल करने की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको आगे बढ़ाना, ये ज्यादा जरूरी है। आज भी हम अगर देखें तो हमारे पास महिलाओं के पास अधिकार तो बहुत है, बाबा साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत राइट्स दिए हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमें अपॉर्चुनिटी जो होती है वो ही नहीं मिलती है। आपको पहले पढ़ने का पूरा राइट नहीं मिलेगा, आप बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर लेंगी तो जो आपका प्रोफेशन है, आपको प्रोफेशनल एक्सेल जो है वो करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपको शादी करनी है। अब शादी के बाद आपको पति काम करने देता है नहीं देता है वो उसकी मर्जी है। अधिकार आपके पास आ गया पढ़ने का, आपने पढ़ लिया, आपने पीएचडी कर ली, लेकिन अगर आप शादी के बाद आपको अधिकार वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो उसका क्या फायदा। तो बुद्ध ने जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है भिक्षुणी संघ बनाकर महिलाओं के लिए। और आप 45 साल देखिए जो सफर रहा है बुद्ध का, जो उन्होंने धम्म का प्रचार किया है, उसमें उन्होंने बहुत ही एक मध्य मार्ग पे चल के किया है। वो पूरा अपना इस 45 सालों में आप देखिए वो किसी के साथ उलझे नहीं है आर्ग्यूमेंट में। उनका जो फोकस रहा है वो ये था कि जो धम्म है वो बहुत मुश्किल है समझना भी, और उससे ज्यादा समझाना लोगों को। तो लोगों के जो समझ का जो दायरा है उसके बीच में आप अपना कोई भी जो फिलोसफिकल या आइडियोलॉजिकल बात है आप किसी को समझा नहीं सकते, आप करके बता सकते हैं। तो ये बुद्ध ने किया है, रास्ते बनाए हैं। अब किस तरह से बनाए हैं ये मैं आप शेयर करूंगी आपके साथ। क्या मेरे पास समय है जी? जी, you have ma'am 10 minutes. ओके फाइन, आई विल फिनिश इट विद इन 10 मिनट्स। तो आप देखिए भिक्षुणी संघ में सबसे पहले तो जो बुद्ध हैं वो मना करते हैं, वो संकोच होता है उनके मन में। तो संकोच का कारण जानना जरूरी है। कारण ये नहीं था कि वो जो है महिलाओं को नीचा समझते थे या वो ये समझते थे महिलाओं में बुद्धि नहीं है मर्द के बराबर, जैसे कि बाकी धर्मों में कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो बुद्धिहीन हैं, खासतौर पे हिंदू धर्म में। और बुद्ध कहते हैं कि दोनों की बुद्धि बराबर है, क्षमता बराबर है, दोनों में निर्वाण प्राप्ति जो है वो अ, उसकी जो क्षमता है वो दोनों में बराबर है। तो इसमें उनका कोई मतलब ये नहीं था कि औरत जो है वो उसमें निर्वाण प्राप्त कर नहीं सकती है। उन्होंने अगर मना किया तो उसके बहुत प्रैक्टिकल रीजन थे। पहला तो यही था कि उस समय देखिए जो भिक्षु संघ था 5 साल पहले उन्होंने खोला भिक्षुणी संघ के, तो वो भी एक तरह से एक रेवोल्यूशनरी कदम था, क्योंकि उसमें अ, जो समाज का आप देखिए जो जिस इनइक्वालिटी पे या हायरार्की पे विभाजन पर जो टिका है हमारा समाज, उसको चैलेंज किया। उसमें कोई भी जो वर्ण व्यवस्था कोई नहीं थी, सभी जो थे उनको अलाउड था संघ में जाना। एक तो ये उनका ऑलरेडी एक रेवोल्यूशनरी कदम था। दूसरा देखिए उस समय महिलाओं का पब्लिक में किसी तरह का कोई मतलब प्रेजेंस नहीं थी। दूसरा एजुकेशन का राइट उनके पास नहीं था। तो ये दोनों को अगर चीजों को आप देखें तो
आज भी आप देखें इसको कंपेयर करके, कितनी भिक्षुनियां हैं हमारे पास, या कितनी जो महिलाएं हैं वो हिम्मत करती हैं बाहर जाके, बिना एक जो सुरक्षा होती है ना हमारे सर के ऊपर, घरों की या अपने पिता की या पति की, वो सुरक्षा से बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो उस समय भी ये ज्यादा मुश्किल था बुद्ध के लिए, क्योंकि एक तो वो ये सोचते थे कि अगर उन्होंने ये खोल दिया, तो भिक्षुणी संघ खोल देते हैं तो लोग एकदम अगेंस्ट ना हो जाएं। चलिए उन्होंने खोला, ठीक है, और ये उन्होंने प्रूफ किया खोल कर भिक्षुणी संघ कि वो औरतों को इंफीरियर नहीं मानते हैं। दूसरी बात आती है कि उन्होंने सबॉर्डिनेट रखा, भिक्षु संघ के नीचे रखा। उसके भी कई कारण हैं। देखिए, एक तो कारण ये है कि महिलाएं जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उनका एक जो कल्चर होता है ऑफ माइंड को, पढ़ने के लिए आपको एक मन का एक कल्चर बनाना पड़ता है। यूं ही आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको जैसे अगर कोई सीरियस स्टडी करनी है, आपको समय देना पड़ेगा। आज भी आप देखिए जो रिसर्च करते हैं या जो फर्दर स्टडीज में जाते हैं, आपको बहुत इनपुट लगाना पड़ता है। तो आपका धीरे धीरे जो है मन जो है उसका एक तरह से वो कल्चर पैदा होता है पढ़ने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। तो वो कल्चर तो था ही नहीं महिलाओं का, इसलिए उन्होंने एक तो भिक्षुणी संघ जो है उसको, भिक्षु और भिक्षुणी संघ को एक टीचर प्यूपिल की रिलेशन की तरह से देखा। और बुद्ध भिक्षुओं पर ही भरोसा कर सकते थे कि वो भिक्षुणियों का एक तरह से वो माइंड जो है उसको डेवलप करें पहले पढ़ने के लिए। तो आप देखिए कि कई तरह के नियम जो है जो बुद्ध ने है वो बनाए भिक्षुणियों के लिए, उनकी उनकी बराबरता को मेंटेन करने के लिए। जो एक बड़ा जो पेक्यूलियर जो बुद्ध ने जो राइट बनाया, जो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है ये, कि उन्होंने जब भिक्षुओं को खाना सर्व करना होता है तो उन्होंने मना कर दिया कि भिक्षुणी जो है वो सर्व नहीं करेगी। ये एक डोमेस्टिक रोल है। आप देखिए कि जो महिला है वो घर में सबको खाना सर्व करती है, तो फिर बाद में ही वो खाती है जब सब खा लेते हैं। तो उन्होंने ये किया नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, भिक्षुणी सर्व नहीं करेगी। और चीजें आप देखिए कि जब कोई भिक्षुणी धम्म को अच्छी तरह समझती थी, उसको पूरा उन्होंने अधिकार दिया धम्म देश ना देने का, भिक्षुओं के बराबर। उन्होंने अधिकारों का हनन नहीं किया, या अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं छीनी है महिलाओं से। और कभी ये नहीं कहा उन्होंने, आप अगर पूरा धम्म पढ़ते हैं तो बुद्ध ने ये कहीं भी नहीं कहा कि औरत जो है वो बराबर नहीं है। फिर हम अक्सर बात करते हैं थेरी गाथा की। आप देखिए, अगर एक किताब है कैथरीन ब्लैकस्टोन ने दोनों का कंपैरिजन किया है, थेरी गाथा और थेड़ा गाथा में। अगर हो सके तो ये कंपैरिजन जरूर पढ़िए। उसमें आपको पढ़कर ये पता चलेगा कि महिलाएं जो हैं वो भिक्षुणी बनने से पहले वो किस स्थिति में थी, और बाद में वो किस स्थिति में एक आप कहिए मेंटल जो फ्रीडम होती है वो उसको बयान करती है उसमें। और ये मेरे ख्याल में जीता जाता एक एग्जाम्पल है थेरी गाथा, जो आपको किसी भी और धर्म में महिलाओं की तरफ से लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। आप इनको जरूर पढ़िए, थेरी गाथा की जो कविताएं हैं। दूसरी बात जो स्पेशल थेरी गाथा में वो ये है कि इसमें जितनी भी जो कविताएं हैं थेरियों ने लिखी हैं, उनमें उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैंने जो प्राप्ति की है वो किसी बाहरली शक्ति से आई है। अगर आप थोड़ा सा इसको बाकी धर्मों के साथ, जैसे आप क्रिश्चियन नन्स हैं वो भी बहुत पोएम्स लिखती हैं, आप सर्फ करके देखिए गूगल में। सभी धर्मों में, इवन भक्ति सेंट जो फीमेल सेंट्स भी रही हैं महिलाएं, उनकी भक्ति में जो एक चीज आपको मिलेगी वो है कि अपने दुखों का, वो दुखी तो है लेकिन दुखों का कारण या निवारण कैसे ढूंढती हैं, बाहरली शक्ति के अधीन रहकर जो वो कहता है वही करना है। लेकिन जो थेरियां हैं वो ये खुद प्राप्त करती हैं। तो ये बहुत बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है मेंटल लिबरेशन का महिला के लिए, जो और कोई धर्म आपको नहीं देता है। फिर एक मैं बात करूं कि माया जाल की। आप देखिए माया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें महिला को एक लस्ट के फॉर्म में यूज किया गया है कि वो आदमी को जो है वो भटकाती है अपने रास्ते से। देखिए ये बुद्ध ने यूज तो किया है ये बात की, महिला को एक तरह एक लस्टफुल वे में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उसको नीचता नहीं दी है। जो औरत की जो सेक्सुअलिटी है उसको नीच नहीं कहा है, या ये नहीं कहा है कि वो कुदरती तौर पे शैतान है इसलिए वो आदमी को खुद मतलब उसको भटका रही है अपने रास्ते से। बुद्ध ने ये कहीं नहीं लिखा है। और इसको अगर आप एक बाकी धर्मों के साथ कंपेयर करें तो वो महिला को नीच कहते हैं कि उसके अंदर से ही ये जो उसकी सेक्सुअलिटी है या फेमिनिटी है उसी में कुछ नीचता है। बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप दूरी बरकरार रखिए, क्योंकि ये जरूरी है, जो सेलिबेसी का रूल है ये दोनों भिक्षु और भिक्षुओं के लिए जरूरी है निर्वाण प्राप्ति के लिए। अगर मैं थोड़ा सा डोमेस्टिक स्फेयर में आती हूँ तो देखिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी बुद्ध जो है कुछ रूल्स या कुछ ड्यूटीज औरत के लिए छोड़ते हैं, कुछ ड्यूटीज जो है वो जो हस्बैंड है उसके लिए छोड़ते हैं, लेकिन इनमें अधीनता नहीं है, ये रेसिप्रोकल है।
सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्धिज्म में जो बुद्ध है आपको डाइवोर्स का राइट देते हैं महिला को। वो कहते हैं कि अगर वो तुम्हें पीटता है, अच्छा आदमी नहीं है, अगर वो तुम्हारे सामने या किसी और महिला के सामने तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तो उसको छोड़ सकती है। वो औरत के लिए जो रास्ता है शादी में से निकलने का, वो बंद नहीं करते। बाकी धर्मों में ये नहीं है। बाकी धर्मों में औरत जो है वो आदमी के साथ बंधी हुई है, बेड़ियों के साथ। बुद्ध ने बांधा नहीं औरत को, उसको हक दिया कि तुम छोड़ सकती हो। प्रॉपर्टी का राइट देखिए, वो है पूरा बेटे बेटी में प्रॉपर्टी का राइट। और विवाह के बाद भी जो पत्नी है, उसके पास अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रखने का अधिकार है। जो विडोहुड है, विधवाहुड है, वो विधवा जो है वो रीमैरिज कर सकती है, उसको ये इजाजत है। आपको एडवर्टाइज करना नहीं पड़ता है कि आपको सर मुंडवाना है, सफेद कपड़े पहने हैं, समाज से अलग हो गए, एकदम अलग आपको रहना है। अपने आप को जो वर्त वगैरह ये रखकर आपको अपने आप को सेल्फ मोटिफिकेशन करना है, खत्म करना है, अपने आप को पीड़ा देनी है। ये बिल्कुल नहीं है बुद्धिज्म में। आप शादी कर सकती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और जो पत्नियों का खास तौर पे दो कॉन्सेप्ट है। एक तो वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है कि जो महिला है, बेटी है, जो शादी करती है, वो वर्जिन होनी चाहिए। ये हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है। पतिव्रता जो है, हम लोग जो औरतों पे थोपा गया है कि तुम तो पतिव्रता हो, या पवित्रता के कॉन्सेप्ट, ये कभी भी बुद्ध ने जो है वो नहीं दिए हैं महिला को। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम ऐसे रहो। ये बराबरता का जो एक रेसिप्रोकल, और शादी जो है पूरा का पूरा एक सेक्युलर अफेयर है, कोई भी छोड़ सकता है इसको। तो आप देखिए कि बुद्ध ने धीरे धीरे करके रास्ते बनाए महिलाओं के लिए, उन्होंने रास्ते बंद नहीं किए। जो थोड़ी बहुत ये चीजें हम देखते हैं, या जो मुझे लगता है ज्यादा इसको उठाया जाता है, इसलिए क्योंकि हम पितृ सत्ता को समझते ही है कि भाई ये मुझे नहीं, ये मना कर रहा है, तो ये आदमी पेट्रियार्कल है। हम लोग थोड़ा एंटी मैन साइकोलॉजी से देखते हैं। मुझे लगता है आदमी अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जी बना रहा है, उन अपॉर्चुनिटीज की रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको मौका दे रहा है, तो वो पितृ सत्तात्मक नहीं है। और आखिरी बात मैं ये कहूंगी कि देखिए, बाबा साहब भी कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, उनका जो पतन हमारे समाज में हुआ है वो बुद्ध के बाद हुआ है। जब मनुस्मृति आती है तो उसके बाद असली पतन होता है। और वो जो विचारधारा है वो आज तक जो की त्यों बनी हुई है हमारे समाज में। तो आज जरूरत यह है कि हम, बुद्ध ने जिस समय में, उन्होंने इतना कठिन मतलब परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने रास्ते धीरे धीरे करके बनाए हैं महिलाओं के लिए। ये महिलाओं को चाहिए कि खुद आगे इसको पढ़ें, इसके बारे में बात करें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। और आखिरी बात ये मैं कहूंगी कि बुद्ध की जो बेसिक शिक्षाएं हैं, जिसमें हम कहते हैं कि लॉ ऑफ इम्परमानेंस है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, मतलब कुछ फिक्स्ड नहीं है। बाकी धर्मों में जो जेंडर रोल्स है हमारे, जिसको मैस्कुलिनिटी कहते हैं, कि ये आदमी के ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है तभी ये मैस्कुलिन है, तभी ये मर्द है, या ये औरत के अगर उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये औरत जैसे दिखेगी, चुप रहेगी, बोलेगी नहीं, ये अगर वो ये करती है तभी वो औरत है, तो ये बिल्कुल धकियानुसी बात है। ये कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी चीज के साथ फिक्स्ड नहीं हो सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अनाता जो बुद्ध कहते हैं, सोल की बात, सेल्फ की बात, आत्मा की बात। हिंदू धर्म में खास तौर पे कहा जाता है कि महिला बिना सोल के है। ये बुद्धिज्म में भी कई लोग वैसे मानते हैं, लेकिन वो बुद्ध ने ये बात नहीं कही है, ये गलत है। बुद्ध ने कहा है औरत और मर्द दोनों में सोल नहीं है, कोई सोल नहीं है, कोई भगवान नहीं। तो जो यहाँ पर हमारे समाज में जो हमारी समस्याएं हैं, वो बेसिकली इसलिए है कि आदमी आदमी, आदमी औरत, औरत औरत का जो रिश्ता है, वो जिन जीवन मूल्यों पर टिका होना चाहिए, जिनको बाबा साहब डेमोक्रेसी कहते हैं, या तीन चीजें जोड़ते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उनके ऊपर वो नहीं है। वो सिर्फ आपको बुद्धिज्म प्रदान करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप सभी ने मुझे बुलाया और मेरी बात कहने का जी जी समय दिया। बहुत धन्यवाद। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी की। और धम का जो आपने जो क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है पितृ सत्ता, बहुत सारे लोगों को इसके बारे ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोग बिना पढ़े ही बातें करते हैं। जैसे आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल की आपने साथ कनेक्शन किया। जब आप पांच महाधैर्यों की बात करते हैं, हम जब पढ़ते हैं संघमित्रा, अम्बापाली और पट्टाचार्य, प्रियकर्ता और तिस्सा गौतमी, जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि उनके साथ कोई ऐसा करिश्मा नहीं हुआ। उन्होंने खुद जो सारा वो ज्ञान ढूंढा। बहुत। और डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी आए हैं।
क्योंकि समय काफी हो गया, मैं एक ही उस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने आंसर भी किए हैं उसके अंदर, जो क्वेश्चन था। लेकिन आज का जो क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल हो और मेडिकल फील्ड में हो, आप औरतों के साथ काफी मिलते जुलते भी होंगे, क्योंकि आपने काफी संस्थाओं के अंदर आप काम भी करते हैं। लेकिन आज का जो जो हम देख रहे हैं कि आज एक भारत के अंदर पूरी एक मूवमेंट खड़ी हो रही है, लोग घर वापसी की बात कर रहे हैं, बड़ा एक हलचल हो चुकी है। और बाबा साहब को जब भाई प्रतिज्ञा को लेके, भाई प्रतिज्ञा के साथ साथ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत में जो हमें आता है, जो हमें आया है क्वेश्चन, कि भारत में बुद्ध धर्म का सार प्रसार फैलाव के बारे में आपका क्या सुझाव है? जो हमें औरतों को और परिवारों को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, तो फैलाव कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि महिलाओं को आप थोड़ा घरों में समय दीजिए पढ़ने का। बिना पढ़े बिना पढ़े देखिए, दो चीजें हैं। एक होती है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, की महिलाएं आज काम तो करती हैं। आप देखिए, हर महिला जो है आज काम करती है, पैसे कमा कर लाती है, एजुकेटेड महिलाएं हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, लेकिन मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं है वो। ये बात मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कहूंगी, मर्दों में भी यही है। हम लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन मेंटली हम वहीं के वहीं हैं। तो महिलाओं के लिए खास तौर पे मैं ये कहूंगी कि आप समय निकालिए पढ़ने का। मैंने जो अपने आप में बदलाव महसूस किया, वो मैं बाबा साहब की पुस्तकें, बुद्ध की पुस्तकें, बहुत सारा मतलब लिटरेचर है। आप देखिए, गेल ओम्बेथ है, आप उनको पढ़ सकते हैं, पीएल नरासू को आप पढ़िए, ट्रेवर लिंग है, उनको पढ़िए। एक बहुत अच्छी किताब है, जहां जहां चरण पड़े गौतम की, उनको पढ़िए। आपको हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, आपको सोशियोलॉजी का पता होना चाहिए, आपको एंथ्रोपोलॉजी का पता होना चाहिए। बात यह है कि शुरुआत जो है वो पढ़ने से होगी। आप जी पहले खुद बदलेंगे, तभी आपका नजरिया समाज में जो समस्याएं हैं ना उनको देखने का बदलेगा। आपको समझ आएगा कि समाज ऐसा क्यों है। तो मैं महिलाओं को भी ये कहूंगी कि आप सेल्फ स्टडी पर जोर दीजिए। ठीक है, कुछ जो चीजें हैं, जैसे आजकल महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं बहुत फजूल खर्ची करती हैं, अपना मेकअप हो गया, ये कपड़े हो गए, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम लिटरली। आपका जो एजुकेशन है उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वहां से समय निकालकर आप थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, बाबा साहब के जो किताब पकड़िए, 2-3 पेज एक दिन पढ़िए, खुद देखिए, खुद समझने की उसको कोशिश कीजिए। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना, अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्थिति में बदलाव आए, तो आपका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को देखने का, महिला के तौर पर नहीं, पहले एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर, वो क्लियर होना चाहिए। और मर्द जो हैं उनसे मैं ये कहूंगी कि आप अपनी घर में जितनी भी महिलाएं हैं, आपकी बीवी है या आपकी बहनें हैं, उनको समय दीजिए। देखो, औरतों के ऊपर प्रेशर बहुत है। एक सुपर वुमन का जो आज आप खिताब देखते हैं ना, वो पटा लगाया हुआ है कि ये तो सुपर वुमन है, ये तो काम भी करती है, घर भी संभालती है, बच्चे पालती है। दैट्स नॉनसेंस। मतलब आप ये देखिए उसकी मानसिकता किस तरह से गिर रही है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले महिलाएं काम नहीं करती थी, वो घर में रहती थी। आज वो काम कर रही है, वो एडिशनल बर्डन है प्रोफेशन का उन पर। जी तो ये आप दोनों को देखना है कि आप समय कैसे देंगे। दोनों साथ बैठकर पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ भी नहीं बदलेगा, ये बात क्लियर है। तो ये मैं बिल्कुल। स्टार्टिंग पॉइंट कहूंगी, ये यहाँ से शुरू करिए आप सभी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम सुनते, बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, और ये बात बिल्कुल आपने कनेक्ट की है कि जब घर की औरत पढ़ती है तो पूरा खानदान और आने वाली नस्लें भी एजुकेट होती है। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी होगी ना, जब जो माँ है, जहाँ वो जब एजुकेट करेगी बच्चों की, और बच्चे भी उसको कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आई थिंक विद्या साहब का भी कोई क्वेश्चन है, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी क्वेश्चन कुछ है तो रखें। बिरसा, गो अहेड। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है। मैं ये बात कहनी चाहता हूँ कि ठीक है, जो बुद्ध ने औरत को भिक्षुणी संघ में लेने के लिए कहा, ये कहा, वो कहा, एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि बौद्ध धर्म को खत्म करने के बाद जो बौद्ध धर्म के अपोनेंट थे, उन्होंने क्या क्या ऐड किया होगा, वो हमें माइंड में रखना है। जैसे सोशल मीडिया पे मैं एक बार पढ़ रहा था, तो एक सिख भाई ने लिखा था कि बाकी सभी धर्मों का मैं रिपीट नहीं करूंगा, कि बुद्ध ने कहा है कि औरत में रूह नहीं होती। अब देखो कितनी बड़ी बात है। जब बुद्ध ने रूह को नहीं माना,
तो को वो कैसे कह सकते हैं कि औरत में रूह नहीं होती। तो ऐसे इल्जाम जो बौद्ध धर्म पे लगाए जाते हैं वो गलत है। जिस किताब का जिक्र किया है 5 महाथेरियां, वो मैंने उसका जवाब देने के लिए लिखी है। और जो हमारा अपोनेंट है वो आज भी काम कर रहा है। ये धम्मपद पटियाला यूनिवर्सिटी से निकला है और मेरे पास मेरे ख्याल में 30-35 साल से है। अगर आप इसमें देखोगे तो हर जगह बुद्ध को महात्मा लिखा हुआ है। ये ट्रांसलेशन है तो महात्मा लिखा हुआ है। क्यों? कि वो जो दोनों इसका ट्रांसलेट करने वाले हैं वो दोनों हमारे अपोनेंट में से है जिन्होंने भारत से बौद्ध धर्म खत्म किया। तो मेरा सभी सुनने वालों से है कि जो हमारे अपोनेंट्स ने बौद्ध धर्म में मिक्स किया है वो जरा सोच विचार के जो बौद्ध धर्म के इंटेलेक्चुअल है उनके साथ बातचीत करने के बाद एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें एक ये भी है कि सबसे बड़ा कारण जहां तक मैंने पढ़ा है, फिजिकली जो औरत है वो मर्द से कमजोर है। इसलिए भी बौद्ध ने कहा था कि एक जो बुद्धिस्ट होगा वो तो उसको बेटी समझेगा, बहन समझेगा, माता के समान समझेगा, लेकिन जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते वो तो औरत को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। तो ये भी उसमें एक पॉइंट था कि फिजिकल औरत जो है क्या वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी। इसीलिए जो भिक्षु संघ है उसके लिए 227 असूल और भिक्षुणी संघ के लिए 310 असूल बनाए हैं ताकि मेक श्योर शी इज प्रोटेक्टेड इन द सोसाइटी। थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अमरपाल, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैंने बिल्कुल हमारी दमावेव की टीम ने जो आपको पिक किया और आपने हमें समय दिया और पूरा सब्जेक्ट को जस्टिफाई किया, आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो मैं यहाँ पे एक चीज जरूर ऐड करना चाहता हूँ। ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर बैठ के ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारा पूरा ग्राउंड लेवल के ऊपर, जैसे बिरदी साहब ने बताया कि हमने पिछले साल 5 जो छोटे पैम्फलेट जो जो कोई भी एक आधे घंटे में जो एक व्यक्ति है वो पढ़ सकता है, वो हजारों की तादाद में हमने छपाए और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपको आप भी चाहते हैं कि किसी जो हमारी बहन है को पढ़ना चाहती है, तो हम बिल्कुल उनको भी वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे भीमपत्र का पब्लिकेशन है, लाइफ एंड मिशन, और बहुत सारी ऐसे किताबें हैं। अगर किसी को भी कोई किताब चाहिए तो अगर आप जलंधर में रहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। अगर आप फगवाड़ा में रहते हैं तो आप संघमित्रा बुद्ध विहार में जाइए। जैसे जो 5 महाधीरों की बात की है, बुद्धि किरणों की बात की है, आपको बहुत सारा इतिहास जो मिलेगा जो एक अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट ने लिखा है, उसके अंदर मिलावट नहीं आपको मिलेगी। तो अगर आप फगवाड़ा में रहते हैं तो आप संघमित्रा बौद्ध विहार में जाइए। तो डॉक्टर अमरपाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में आपको कंक्लूड करना चाहते हैं तो प्लीज गो है। कंक्लूजन तो ऐसे कुछ नहीं है जी, बस आप सभी का धन्यवाद मैं करना चाहूंगी, धर्मा वेव्स की पूरी टीम का और दर्शकों का भी जिन्होंने सुना है। और ये जरूर कहूंगी कि ये जो इंटेलेक्चुअल बातें हैं ये हमारे जो लैपटॉप है या सोशल मीडिया है यहाँ से निकलकर बाहर जो जन है, आम लोग है, वहां तक जानी बहुत जरूरी है। इंटेलेक्चुअल्स का जो आम लोग है उनके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये जो बातें हैं, जैसे आज का जो टॉपिक है ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। आप देखिए जो पढ़ता है पेट्रियार्की के बारे में, जो रिसर्च कर रहा है, या जो मुझ जैसे जो थोड़े ज्यादा बुक वॉर्म जिनको हम कहते हैं, किताबी कीड़े होते हैं उनको ज्यादा आई थिंक ये वहीं तक रह जाता है। तो अपनी तरफ से भी मैं कोशिश करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। यहाँ जलंधर में भी जो बौद्ध विहार है वहां पर पिछले संडे भी 22 प्रतिज्ञाओं की जैसे आपने बात की, तो वहां पर एक छोटा सा मैंने बच्चों को, महिलाओं को थोड़ी जानकारी दी और लिख भी रही हूँ। मेरा फेसबुक जो अकाउंट है आप प्रोफाइल देख सकते हैं, उसमें भी मैं छोटे छोटे पोस्ट हैं, कोशिश कर रही हूँ कि बिना मिलावट के जो धम्म है और बाबा साहब हैं और उनका जो विचारधारा है, जो डॉक्टर अम्बेडकर थॉट है बेसिकली, उसको धीरे धीरे किस तरह से लेकर जाऊं आगे। तो आप सभी जुड़िए फेसबुक पर भी मेरे साथ। और आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया यहाँ अपनी बात कहने का। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हमने
हमारे साथ वेनेबल धम्मवीर जी जो दिल्ली से जुड़ने वाले थे, और किसी कारण नेटवर्क के इशू के कारण वो जुड़ नहीं पाए, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं वेनेबल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो दम देशना, क्योंकि समय काफी हो गया, तो शॉर्ट में हम उनसे दम देशना लेंगे, उनके बाद हम सीधा नागपुर और पंजाब जलंधर में जाएंगे। बंते जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन रहे हैं। जी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। बंते जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। तो हम चाहते हैं तो वेनेबल आप शॉर्ट में, क्योंकि समय काफी हो गया है, तो शॉर्ट में आज का दम देशना का जो आप देशना देना चाहते हैं, और आप शुरू कीजिए प्लीज। किस पे करें, जो बता दो आप। आप सब्जेक्ट खुद ही पिक कर लो वेनेबल। तो शॉर्टकट में मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मुझे आपने बोला महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पावन स्मृति के साथ आज आप सभी लोगों ने जो धम्म देशना का आयोजन रखा और सभी को आपने आमंत्रित किया, और इस कार्यक्रम में हम आप सभी लोग उपस्थित हैं। तो वैसे तो टॉपिक महिलाओं के ऊपर था, अब हमको आपने बोल दिया कि बंते जी आप जो है अपनी तरफ से जो कुछ बोलना है आप बोलिए। तो मैं अपनी तरफ से शॉर्टकट में ही बोलूंगा। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने, महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध ने, उनके पास तमाम उपासक उपासिकाएं भिक्षु भिक्षुणियां तमाम लोग आते थे। तो तथागत सम्यक संबुद्ध सबको समानता का उन्होंने उपदेश दिया, और एकता समानता भाईचारा रोटी बेटी का व्यवहार, ये सारे सभी बातों को हम आपको अवगत कराया। तो तथागत जब बोलते हैं कि छो मनुष्य पट लाभो किछ मचान जीवित, तो अब जो है तथागत के पास कोई व्यक्ति आता है तो तथागत सम्यक संबुद्ध से पूछते हैं, तथागत आप हमें एक बात बताओ, ये सभी बातों को छोड़ करके मैं जो बात पूछ रहा हूं, तो आप ये बताओ जो अच्छे मनुष्य हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, और जो बुरे लोग हैं या अशुभ लोग हैं उनका मूल्यांकन कैसे करें। तो तथागत ने उनको जो है उत्तर दिया। तथागत ने कहा जो 5 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तो पहला व्यक्ति है जो अपना भला करता है, दूसरा व्यक्ति है वो अपना भला नहीं करता ना परिवार का भला करता, वो दूसरों को भला करता है, और एक व्यक्ति है जो अपना भला करता है दूसरों का भला करता है, एक व्यक्ति है सब पे कमाता है
और अपने कुल छल्ले उड़ाता है। और एक व्यक्ति है ना अपना भला करता ना दूसरों को भला करता। तो जो है अब इसका विश्लेषण तथागत ने अपने धर्म के माध्यम से किया, मैं उसे को आपको बता रहा हूं। तथागत ने जो पहला व्यक्ति है जो अपना भला करता है, दूसरों को भला नहीं करता, तो वो क्या सोचता है, मेरे माताजी पिताजी ने मेरी शादी कर दी, मेरे बैक में पत्नी आई, उससे बच्चा बैक में हुए, माताजी पिताजी हैं, समाज है, तो मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो मैं दूसरों का भला कर सकूं। मैं जो कमाऊं तो अपनी पत्नी को आदर करूं, अपनी पत्नी को देखभाल करूं, अपने माताजी पिताजी को देखभाल करूं, और समाज को जो हमारे दरवाजे पाए तो उसे 2 चपाती खिला सकूं। तो वो सोचता है मैं ये सब करूं तो मुझे सब प्रकार के अवगुणों को त्यागना पड़ेगा। तो वो जुआ है, शराब है, जितने जितने नशीले पदार्थ हैं उनको त्याग देता है। जो कमाता है अपनी पत्नी को देता है, पत्नी को सम्मान देता है, गले लगाता है, बच्चों को आदर सम्मान करता, अपनी माताजी पिताजी को सम्मान करता, घर पे अतिथि कोई आता उसे अच्छे प्रकार से खाना भी खिलाता है। तो वो ये काम करता, तो लोग बाग फिर उससे क्या कहते हैं, अरे ये तो बेकार आदमी है, ये तो अपने भले में लगा है, ये दूसरे को भला नहीं करता, न रिश्तेदार देखता, न किसी भाई बहन। तो अगर वो देखे भी तो जो है अगर 10-20 हजार रुपया दे दे तो वो खर्च कर लेंगे, काम करेंगे नहीं, फिर दोबारा आ जाएंगे। तो वो भी रसाताल हो जाएगा, वो भी जाएगा। अगर वो व्यक्ति ये सोचे, ये व्यक्ति ने अपना एक संकल्प किया है अपने परिवार को उठाने के लिए और सबका सम्मान करता, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो 2 आदमी हो जाएंगे। तीसरा आदमी ऐसा सोचेगा तो 3 आदमी हो जाएंगे। संसार में अनेक आदमी हो सकते हैं, उनकी एक पावर बन सकती है और सबको नेतृत्व भी कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति इस प्रकार का, और दूसरा जो व्यक्ति है जो अपने घर का भला नहीं करता, दूसरों को भला करता है, वो सदियों में कभी कभी ऐसे महापुरुषों का जो है जन्म होता है। जैसे बुद्ध हुए, उन्होंने अपना घर परिवार राजपाट सब त्याग करके और सभी विश्व के लोगों के भले के लिए उन्होंने अपना काम किया आदर सम्मान के साथ। इसी कड़ी में जो है वर्तमान काल में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी आए, तो जो है उन्होंने भी अपने घर का कोई काम नहीं किया। इतनी बड़ी शिक्षा को हासिल करके पूरे विश्व के विद्वान होकर के उन्होंने जो है समाज को जगाने का काम किया, समाज को एकत्रित किया, और जो है जो पंचशील में बोलते हैं पाड़ात पाता है ना, तो वो जो है सारे धर्मों के लोग कहते जीव हिंसा मत करो, और जो लोग प्राणी, बुद्ध ने कहा प्राणी हिंसा मत करो। तो अब जो है वो हिंसा क्या है, अगर जो कृषि करने वाला किसान है वो हम आपको सब्जियां और नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के अनाज दालें सब उत्पन्न करता, कीटाणु होते मरते हैं, तो अब वो इससे तो नहीं बचेगा, तो संसार का प्राणी कैसे जीवित रहेगा। इसी प्रकार से मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। फिर सबसे जो भयंकर सबसे खतरनाक जो जीव हिंसा प्राण जो मानी बुद्ध ने प्राणी हिंसा को,
तो जो है जो विचारधाराओं का कत्ल करना सबसे खतरनाक तो ये है। तो अब जो है आदमी के विचारधाराओं का कत्ल करने का मतलब होता है शिक्षा के दरवाजे बंद कर देना, है ना, जमीन जायदाद अपने आपको ना देना, जो विकास के जितने रास्ते उसको लॉक कर देना। तो अब आदमी का विकास कहाँ से होगा? तो वो विकास के रास्ते बोधिसत्व बाबा साहब ने शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। महिला जो है राष्ट्रपति बन गई, प्रधानमंत्री बन गई। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर महिलाओं को सम्मान ना मिला हो। तो बुद्ध ने तो ये काम किया। बुद्ध ने पट्टाचारा, कृषा गौतमी तमाम लोगों को परजा, अब वो जो अमरपाली को, नाना प्रकार के सभी महिलाओं को उन्होंने सम्मान दिया। आज तक किसी ने नहीं दिया। तो संविधान में जब जो महिलाओं को अधिकार दिए संविधान के तहत, तो सभी चीखने लगे, अरे भाई तुम जो है कहाँ ये महिला हमारे सिर पर बैठा दोगे, ये तो कल का प्रधानमंत्री बनेंगी, राष्ट्रपति बनेंगी, हर ऑफिस में जाएंगी। तो जो हमारे वेद, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, बाइबल, गीता किसी में नहीं है। तो जो है बुद्ध ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, बाबा साहब ने कहा मैं जानता हूँ, तो जो है ये नहीं है। लेकिन बुद्ध ने प्रजापति गौतमी को 500 भिक्षुणी बना के ले गई, उन्होंने वहां मने किया। तो फिर उसका कारण आनंद ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा भाई मैं महिला सारा ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं और हर फील्ड में काम कर सकती हैं, लेकिन इनके जो 500 महिला इनके नेतृत्व कौन करेगा अगर पूछ लो। तो फिर जो प्रजापति ने उसका नेतृत्व करना स्वीकार किया। तो आनंद को ही उन्होंने संकेत किया इन्हें दीक्षा दे दो। तो महिलाओं को कितना बड़ा सम्मान दिया। आज जो बुद्ध ने सम्मान दिया शायद कोई दे नहीं सकता। तो कहने का ये मतलब है, तो ये बुद्ध ने, बाबा साहब ने सभी अधिकार जो भारत का नागरिक है, नागरिक के नाते सबके अधिकार दे दिए जी। तो जो है इसको कहते हैं कि उन्होंने अपने घर का काम नहीं किया और देश समाज का पूरे विश्व में आज बाबा साहब प्रचलित हैं, सब लोग सम्मान करते हैं। आज हम चीबर पहने बैठे हैं तो भारत में वो बाबा साहब की देन है ना, हम जानते ही नहीं। 22 प्रतिज्ञाओं से लेकर के ऐसा कोई चीज नहीं है। तो ये बात है। जी बनते। दूसरा व्यक्ति है जो अपना भला करता दूसरों का भला करता है। जैसे आप जैसे महापुरुष हैं, कोई टीचर है, प्रिंसिपल है, चाहे वो जो है साइंटिस्ट विज्ञान का है, चाहे वो जो है इंजीनियर किसी लाइन का है, वो सबको शिक्षा देता है, उससे पे मिलती है, समाज का काम करते हैं और उनको शिक्षा देते हैं, उन्हें अच्छा बना करके उच्च कोटि का बनाते हैं। तो वो अपना भी भला दूसरों का भला करते हैं। और दूध, अब जो अपना भला नहीं करता, दूसरों को भला नहीं करता, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति यह है कि आपने कभी देखा होगा, हमने अपने जीवन में देखा है, जब किसी हमारे परिवार में, समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो है उसको दाह संस्कार करने को ले जाते हैं और दाह संस्कार देते हैं, पर उसका ईंधन बच जाता है तो वो वहीं छोड़ के चले आते हैं। अब दूसरा कोई व्यक्ति मरता है तो उसका ईंधन कम पड़ जाता है, तो वो ईंधन पड़ा है तो उसको उठा करके उस पर नहीं रखते, या खरीद के लाएंगे कहीं से लाएंगे तो उसे नहीं रखते। तो क्यों नहीं रखते? इसलिए नहीं रखते, ये व्यक्ति मर गया, इसका ईंधन बचा हुआ है तो ये नरक में गया और ईंधन नरक में चला।
जी इसलिए बंते जी, आपका आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा अच्छी तरह सुनेंगे। आपका नेटवर्क का थोड़ा फिर प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम चाहते हैं आशीर्वाद दीजिए प्लीज। तो थोड़ा सा रह गया, मैं बोल देता हूँ। जी जी तो जो है अब वो शमशान में इसलिए न रखता, जो नरक में चला जाएगा। तो वो ईंधन पड़ा है शमशान में, न तो वो शमशान का काम का, न किसी घर का। घर में लाएगा तो भूत प्रेत आ जाएंगे, हमारे घर को सब पीड़ित करेंगे, इसलिए डर के मारे उसे घर भी नहीं लाते। तो वो ईंधन शमशान के काम का है और न वो घर के काम का है। इसी प्रकार से हम आप सब बैठे हुए हैं, तो जो है हमें शमशान के ईंधन नहीं बनना है। हमें जो है अपना भी काम करना, समाज का भी काम करना, जैसे आप सभी लोग कर रहे हैं। इस तो इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ बात है। अगर इस मार्ग को हम अपनाते हैं तो सबका ही भला होगा, तो सभी सुखी रहें, निरोगी रहें। ये हमारी मंगल कामना करते हैं और साधुवाद देते हैं। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेनवर। आपने समय निकाला हमारे लिए, तो हो सके नेक्स्ट टाइम आपको फिर लाएंगे और पूरा जो आपका टाइम है आपको दिया जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंदामी बंद। आपको मंगल कामनाएं और साधुवाद। खुश थैंक रहो, यू। सुख रहो, निरोगी रहो, नाना प्रकार से फलो फूलो, विघ्न बाधाओं से मुक्त आप और आपका समाज सभी रहे। ये हमारा सभी प्राणी मंगल में रहे, ये ही हमारी मंगल कामना है। कि मैं तो सादा भाषा में आपको उपदेश देता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। साधु साधु सुखी। साधु साधु। बंदामी बनते हैं। थैंक यू बहुत बहुत बेनवर। सो अभी आपको ले चलते हैं सीधे पंजाब, जहाँ से हमारे साथ हमारे टीम मेंबर जुड़े हुए हैं। मीनू धीर जी, जो कि MSc IT है, MCA है, डबल मास्टर। तो MCA मीन मास्टर इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने डिग्रियां ली हैं। बहुत अच्छे कार्य करता है हमारी टीम के, और बहुत डेडिकेशन रखते हैं धर्म के लिए और बाबा साहब के मिशन के लिए। तो अभी वो जो लुधियाना में स्लम एरिया में बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तो क्योंकि हमें ऐसे ही जो डेडिकेटेड वर्कर हैं बाबा साहब के मिशन के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चाहिए, तो वो मीनू धीर जी जो हमारे साथ पंजाब से लुधियाना से जुड़े हैं। आनंद बाली जी जो अभी आपको वीडियो दिखाएंगे, वो सभी मीनू जी ने तैयार किया है। मीनू जी प्लीज कम and say a few words about your work according to Dhamma and Baba Sahib mission. मीनू धीर जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। वंदामी भंते जी, नमो बुद्धाय सर। तो सभी का धम्मा वेव्स की टीम पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको परम सर ने बताया है कि पंजाब में हम लुधियाना तक्षशिला विहार से जो सारा प्रोग्राम है वो करते हैं। तो कुछ टाइम पहले हमारी जो धम्मा वेव्स की टीम है, स्पेशली कनाडा से, वो इंडिया आए थे, पंजाब आए थे, जिसमें कि आनंद सर और परम सर थे। इन्होंने लगभग पंजाब में आकर 10 बुद्ध विहारों की यात्रा की है और धम्म का सार प्रसार कैसे पंजाब में हो रहा है, कैसे हमारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ की मैनेजमेंट टीम से, भंते संघ से और धम्मदेशना भी ली और उनसे वार्तालाप भी की। और ये जो प्रोग्राम है ये हमने लेकर तो बहुत टाइम पहले आना था, बट एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ आनंद सर के घर में, जैसे कि हमने आप सबको पता ही है। तो शायद मैं आज दोबारा उस दुख को ना छेड़ूं तो अच्छी बात है। तो इसीलिए हम इसी कारणवश कि वो प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था, तो आज हम वो प्रोग्राम का जो फर्स्ट एपिसोड है वो लेकर आए हैं। और साथ ही साथ जो अभी की अगर हम बात करें तो
लास्ट जब अब कुछ दिन पहले ही कि तक्षशिला विहार में चीवरदान हुआ था, उसमें हमारे सुजाता मैम भी आए थे, तक्षशिला में भी आए थे, और जो जालंधर में प्रोग्राम हुआ था वहां पर भी आए थे वो। तो साथ के साथ हमारे विरदी सर हैं जो हमारे सीनियर मेंबर हैं, टीम मेंबर, वो भी आए थे। उन्होंने आकर ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब के बाहर पांडिचेरी, नागपुर धम्म यात्रा की है। धम्म यात्रा के साथ साथ उन्होंने जालंधर में हमारे जो LR बाली जी हैं, तो उनके हाथों से अपनी जो बुक है धम्म यात्रा, पंजाबी में जो एडिशन है स्पेशली पंजाब के लोगों के लिए, तो वो रिलीज भी करवाई है यहाँ पर आकर। तो रिलीजिंग के साथ साथ ये बुक आपको तक्षशिला में मिल सकती है। आप कभी भी आओ, आपको तक्षशिला विहार में ये बुक मिलेगी। तो जो बेसिकली पंजाबी लोगों के लिए है, जिनको हिंदी में थोड़ी नॉलेज कम है, तो उनके लिए ये बुक है। तो सुजाता मैम भी पंजाब आए थे, वो भी धम्म के सार प्रसार के साथ कैसे चल रहा है, तो ये सब देख रहे थे। उनकी देखरेख में ही हमने बहुत सारा जो काम किया है, तक्षशिला विहार में भी उस दिन भी किया था, और उनकी देखरेख में ही सारा काम किया है। तो सर प्लीज आप वीडियो को शेयर कीजिए। जी आनंद भाई साहब प्लीज। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं परम कनाडा, और मेरे साथ धम्मा वेव की टीम के करता धरता जो आनंद बाली जी टोरंटो से, वो भी मेरे साथ हैं। हम पंजाब में सभी बुद्ध विहारों और अम्बेडकर भवन और अम्बेडकर संस्था से मिलने के बाद देखेंगे कि धम्म का जो प्रचार प्रसार वो कैसे हो रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आनंद बाली। जैसे कैन साहब ने बताया कि हम पूरी टीम, जो मैं और कैन साहब, हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जैसे आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बर्थ एनिवर्सरी आ रही है 14 अप्रैल को, उसको हम देखने के लिए और अपने लोगों से मिलने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और हमारी एक कोशिश रहेगी पूरी धम्मा टीम की तरफ से, जितने की पंजाब के अंदर जो बुद्धिस्ट संस्थाएं हैं, जो बौद्ध विहार हैं, वहाँ से आपको लाइव जो वहाँ की लोकेशन है, जहाँ वहाँ पे जो मैनेजमेंट टीम है या भिक्षु संघ है पंजाब के अंदर, और उनसे आपको इंट्रोडक्शन करवाई जाए। और जो पंजाब में धम्म का सार प्रसार हो रहा है वो कहाँ पे खड़ा है, वो कैसे तेज़ी से लोग धम्म की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे आपने ये देखा, ये हम अम्बेडकर भवन जालंधर में पहुँचे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं कि बुद्धा का वॉकिंग स्टैचू जो लगा है, और जो मैसेज दे रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें धम्म दिया है और धम्म की ओर चलने का संदेश दिया है, उसी के ऊपर धम्मा वेव का जो एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, पूरा 1.5 साल हमें हो गया है। और उसके अंदर जो हमारी ड्यूटी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगाई है कि धम्म के साथ लोगों को जोड़ा जाए और धम्म की नॉलेज दी जाए, ताकि जितने भी जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो धम्म के साथ जुड़े। और यही हमारा जो एम है और ड्यूटी है। इसी के साथ ही जो हमारी पूरी धम्मा वेव की टीम है, जो पूरे यूरोप में, US में और कनाडा में है, वो अपनी ये ड्यूटी समझ के ही ये आपका ये पूरा काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे पंजाब में जितने बौद्ध विहार हैं आपको दिखाए जाएं और टीम के साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। Let's
मीनू जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। यस। या तो जैसे कि आप सबने देखा है कि धम्म के सार प्रसार के साथ हमारे जो जालंधर में अंबेडकर भवन है, वहां पर ना सिर्फ धम्म को ही बढ़ावा दिया जाता है बल्कि शिक्षा को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। एजुकेशन, अगर हमारा समाज एजुकेट होगा तो ही वो धम्म के रास्ते में चल सकता है। तो जैसे कि सबने वीडियो में और फोटोज में भी देखा है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो बेसिकली ये वो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो गवर्नमेंट जॉब की, खासकर जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस लगाई जा रही हैं, उनको कैसे परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है और कैसे एग्जाम देना है उसके बारे में भी बताया जाता है। साथ के साथ जो भी अम्बेडकराइट्स जहाँ जो बाबा साहब के मिशन के साथ जो भी मूवमेंट होती है वहाँ वो भी करवाई जाती है, और एवरी वीक वहाँ पे विचार गोष्ठी भी होती है। तो ये सारा प्रोग्राम था जो कि जालंधर भवन में ही होता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन है जो जालंधर में। तो जो उनके मुख्य अध्यक्ष हैं वो वहां पर होते हैं, तो हमारे जो LR बाली जी हैं वो भी साथ में होते हैं, तो उनके देखरेख में ये सारा ही काम होता है वहां पर। तो इसके साथ साथ जैसे कि एक ये एपिसोड था हमारा जो हमने धम्म यात्रा का पहला विहार कवर किया है, तो हम नेक्स्ट विहार भी लेकर जाएंगे आपको। बट उससे पहले मैं आप सबको ये चीज कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा, जैसे हम कह सकते हैं ना कि हिंदी वो फिल्म वाला या हिंदी न्यूज चैनल वाले, हिंदू वालों के न्यूज चैनल, सनातन धर्म के जो न्यूज चैनल है, जो मिर्च मसाले लगा लगा कर लोगों ने बहुत, तक्षशिला विहार के जो प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में बहुत लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बताया है। तो स्पेशली नेक्स्ट एपिसोड हम उनके लिए लेकर आ रहे हैं, उनको जो जवाबदेही हम अपने धम्मा वेव्स की, जो मैं वहां पर आई विटनेस थी वहां पे, तो मैं उनके लिए एक जवाब लेकर आ रही हूँ। ना कि सिर्फ जवाब, उनको विद प्रूफ्स के साथ हम उनको जवाब देंगे। तो प्लीज मेरा अनुरोध है और आप सबसे गुजारिश है कि जो बुद्ध धम्म को हिंदूवाद में मिक्स कर रहे हैं, जो हम उनको बुद्धिस्ट की नहीं कहेंगे, जो ये सब कर रहे हैं हमारे अपने ही लोग हैं जो माहौल को थोड़ा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो उन्होंने माहौल खराब करना है वो हमने लेना नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमने एक कथा मैंने भी सुनी है उनके बारे में कि एक बंदा था, उनको पर्सन था, वो बहुत सारी गालियां निकाल रहा था। तो गालियां निकालने के बाद फिर भगवान बुद्ध ने उनको कहा कि इनके ये सुबह से गालियां निकाल रहा है, तो इसके लिए खाने पीने का कोई इंतजाम करो। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को कहा कि आपको मैं सुबह से गालियां निकाल रहा हूँ, तो आप मुझे खाना क्यों दे रहे हो अभी। तो फिर आगे उन्होंने, भगवान बुद्ध ने उनको आंसर किया था कि जो चीज मुझे नहीं चाहिए वो मैं नहीं लूंगा, आपकी गालियां आपके पास ही हैं। जो हमारे बिहार के बारे में या तक्षशिला के बारे में कुछ भी कह रहे हैं तो वो अपने पास ही रखें। तो फिर भी हमें ये नहीं करना चाहिए, पर फिर भी एक जैसे आगे वो ऐसा कोई प्रतिक्रिया ना हो, तो उसके लिए हम आपको अगले प्रोग्राम में जवाबदेही देंगे और वीडियो के साथ देंगे आपको। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। तो बाकी जो हमारा जो पंजाब का यात्रा था तो वो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही हम धन्यवाद करते हैं सर आनंद बाली जी का, जिनका जो बर्थडे लास्ट वीक था, आज का जो प्रोग्राम है उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड किया हुआ है। तो हम आनंद भाई साहब का जो हमेशा ही धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी लंबी आयु और सुख शांति के लिए कामना करते हैं। और इसी के साथ हम कुछ जो लोकल न्यूज है उसके बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट वीक जो हमारे वैंकूवर के श्री गुरु रविदास सभा का जो 40th जो एनिवर्सरी था,
जो वो हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और बिल बसरा जी जो श्री गुरु रविदास सभा के प्रेसिडेंट हैं, उनकी अगुवाई में पार्लियामेंट में हम जो हमारी जो स्टेट है जहाँ प्रोविंस है हमारा BC, वहाँ हम विक्टोरिया में वहाँ गए। और जो वहाँ के जैसे हमारे CM होते हैं, यहाँ प्रीमियर होते हैं, चीफ मिनिस्टर, उनके साथ और सभी MLA जो NDP के या लिबरल के सभी MLA के साथ बैठकर हमने पार्लियामेंट में वो सभा की जो 40th एनिवर्सरी मनाई। और सभी ने बधाई दी। उसमें जो मेन रोल था वो बिल बसरा जी का, जय बिरदी जी का, और सभी साथी जो अबाउट 40 लोग वहाँ गए थे, उन्होंने काफी जो रिगार्ड किया यहाँ वहाँ CM ने और MLAs ने। सो हम श्री गुरु रविदास सभा को धम्मावेश की तरफ से बधाई देते हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही वो बड़े से बड़ा ये जो शुभ काम है और कम्युनिटी के लिए जो अच्छे काम है वो करते रहें। और इसी के साथ हम जो एक हर नेक नेकी है जो बाबा साहब के खिलाफ काफी बोल रहा है, उसको भी कंडेम करते हैं, क्योंकि आई थिंक उसको पूरा जानकारी नहीं है बाबा साहब के। ये पिक्चर जो है मैंने भाई साहब को भेजी थी। थैंक यू नंद भाई साहब, आपने ये जो पिक्चर रिलीज की है। तो धम्मावेव्स की टीम आपका धन्यवाद करती है। श्री गुरु रविदास सभा के जो सेलिब्रेट 40th एनिवर्सरी पार्लियामेंट में ये हमारे प्रीमियर है हॉर्गन, तो उनके साथ ये जो श्री गुरु रविदास सभा के जो डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो खड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट पिक्चर्स या तो ज़्यादा पूरी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीक दे सकेंगे। और जो मैं बात कर रहा था हरनेक नेकी, जो आई थिंक न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में कहीं है, वो ज़्यादा लोग उसको जानते भी नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हमें जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे महापुरुषों के खिलाफ जो प्रचार प्रसार कूट प्रचार प्रसार करते हैं, हम उनको बुरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम धम्मावेव पे काम कर रहे हैं, मगर हम उसको कंडेम करते हैं, उसकी नॉलेज नहीं है उसको बाबा साहब के बारे में, तो हम ऐसे लोगों को कंडेम करते हैं। हम उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छाई की बात करनी चाहिए, बुराई की बात नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम बुराई की भी बात करेंगे तो उसको भी प्रमोशन मिलेगा, तो हम नेकी जैसे आदमी को हम कंडेम करते हैं और उसकी जो उसने किया है, जो बोला है, वो बिल्कुल ही गलत था। सो इसके साथ जो आज का जो प्रोग्राम है, हम माफ़ी चाहते हैं शुरू में भक्ते जी का जो नेटवर्क का इशू आया है, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इसका कोई ज़्यादा हम नहीं ले सकते गारंटी, कभी भी कुछ हो सकता है। और इसी के साथ हम ले चलते हैं आपको डॉक्टर सुजाता जी के पास नागपुर से, वो जो हमें धर्म का जो इतिहास का दिन है वो बताते हैं हर वीक। डॉक्टर सुजाता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड जो इतिहास के दिन है हमारे उसके बारे में बताएं। सो वेलकम टू धम्मावेव्स डॉक्टर सुजाता जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का मैं आपको वीकली रिपोर्ट दूंगी। बट वन थिंग आई वांट टू से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने ऐसा कहा था, आई होप एंड बिलीव दैट माय पीपल हु सैक्रिफाइसिंग देयर ओन कंफर्ट्स हैव बीन faithfully following me. I hope and trust they will continue to struggle to propagate the Buddha's Dhamma in India. और यही काम हमारा धम्मावेव कर रहा है, और ये हम तो अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। तो बाबा साहब का जो कहना था उसको हम फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो 17 अक्टूबर का जो इंसिडेंट है मैं बताना चाहूंगी। 17 अक्टूबर 1930 को प्रथम गोलमेज परिषद शुरू हुई थी।
और इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण, दैट डेट महत्वपूर्ण है। 17 अक्टूबर को प्रबोधनकार केशव सी ठाकरे इनका जन्मदिन रहता है। देन 18 अक्टूबर 1933 को जंगली जनजातियों की प्रगति के प्रश्न पर संयुक्त संसदीय समिति का समक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका भाषण दिया गया था। 19 अक्टूबर 1882 को हंटर आयोग को बहुजन समाज की अज्ञानता के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले इनके द्वारा निवेदन दिया गया था। 20 अक्टूबर 1929 को नेबरहुड हाउस में बहिष्कृत वर्ग की भव्य सार्वजनिक बैठक ली गई थी। 21 अक्टूबर 1933 को सत्यवादी पत्र के संपादक श्री बाला साहेब पाटिल इनका हमारा अत्याचार इस विषय पर भाषण दिया गया था। 22 अक्टूबर 1929 को पार्वती सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए बहिष्कृत वर्ग की सार्वजनिक सभा मद्रास में ली गई थी। 23 अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन के समक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी गवाही हुई थी। 23 अक्टूबर 2022 अगर आज हम देखते हैं तो आज भारत में दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन हम बौद्ध धर्म के लोग हैं, हमें दीपावली क्यों नहीं मनाना जाना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि बहुधर्म का अगर सर्वश्रेष्ठ राजा उस समय में जो थे वो बलि राजा थे। ये काफी शूरवीर भी थे, बुद्धिमान भी थे। तो उनके समय में वहां के जो सर्वसामान्य नागरिक थे, बहुजन थे, वो काफी सुखी और समृद्ध थे। ऐसे में ही उनके खिलाफ में षड्यंत्र करके उनको बंदी बनाया जाता है और उनकी संपत्ति जो भी शस्त्र है वो सब छीन लिए जाते हैं और उनके बच्चों को भी मार दिया जाता है और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो वो जो दिन था वो अमावस्या का ही दिन था, मतलब दिवाली का ही दिन था। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि सारिपुत्र और महा मोगलायन जिन पर गौतम बुद्ध ने संघ की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने 44 वर्ष तक धम्म सेवा की थी। सारिपुत्र का परिनिर्वाण कार्तिक पूर्णिमा को हुआ तथा कार्तिक अमावस्या को इसी गिर पर्वत पर महामोगलायन इनकी क्रूरता से हत्या कर दी थी और वो दिन भी दिवाली का ही दिन था। तीसरी बात हम बताना चाहेंगे कि मौर्य वंश का अंतिम जो बौद्ध राजा था बृहदत्त, इनकी हत्या भी ब्राह्मणी सेनापति पुष्यमित्र शुंग इन्होंने षड्यंत्र करके की थी। वो दिन भी कार्तिक अमावस्या का दिन था, इसका मतलब दिवाली का ही दिन था। चौथी बात बताना चाहूंगी कि पुष्यमित्र शुंग ने जो भिक्षुओं का सर कलम करने का आदेश दिया था, मतलब उन्होंने कहा था कि 100 स्वर्ण मुद्रा हम देंगे अगर बौद्ध भिक्षुक का सर कलम करके लाएंगे तो, और इसीलिए उस समय से बहुत सारे विहार स्तूप नष्ट कर दिए गए। वो दिन भी कार्तिक अमावस्या का दिन मतलब दिवाली का दिन था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को हमें बौद्ध दीक्षा दी थी, बौद्ध धम्म दीक्षा दी थी और साथ में हमें 22 प्रतिज्ञा भी दी थी। अगर हम इस 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करते, उनको हम फॉलो नहीं करते, तो हम वाकई में बेईमान है, हम बाबा साहब को फॉलो नहीं करते ऐसा हम कहलाएंगे। इसलिए हमें 22 प्रतिज्ञाओं का पालन भी करना चाहिए। और एक करंट में बात बताना चाहूंगी जो नागपुर से है, चंद्रपुर से है, वो है अंकिता हुमने। ये जो लड़की है इन्होंने स्विट्जरलैंड में पुरस्कार हासिल किया है। रोबोटिक्स के जटिल और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में शोध कार्य करके अनुसंधान को बढ़ाने का बहुत बड़ा कार्य स्विट्जरलैंड में एक कंपनी कर रही है। रोबोटिक्स की स्थापना वहां के उसी की गई थी और इसी वर्ष 2022 का स्विट्जरलैंड की रोबोटिक्स स्थानोत्तर सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी का पुरस्कार नागपुर की अंकिता हुमने को, जो बौद्ध धर्म की लड़की है, उसको मिला है। अंकिता ने IIT पवई से एमटेक करके मतलब एरोस्पेस के बाद स्विट्जरलैंड के लोसान में EFL संस्थान के थ्रू एक अध्ययन करके एक शोध निबंध किया है और इसमें इस संस्थान ने अंकिता को बेस्ट वुमन मास्टर स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स इन स्विट्जरलैंड ऐसा पुरस्कार देने का डिक्लेयर किया है और आने वाले 4 नवंबर को उनको स्विट्जरलैंड में ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो अपनी बच्चियां गांव में हो, किसी कोने में हो, वो आज पीछे नहीं है, वो भी आगे बढ़ रही है। तो हम अंकिता को बधाई देते हुए आज का वीकली रिपोर्ट यहाँ पे मतलब समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सुजाता जी। आपने बड़े संक्षेप में और विस्तार से जो धम्म का जो न्यूज़ है और हमारे इतिहास के दिन बताए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकिता को हम भी धम्मा वेव्स की टीम की तरफ से भी बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे समाज के जो न्यू जनरेशन जो इतनी वो प्रोग्रेस करता है, उसके लिए हम उनको इनकरेज करते हैं। और आप भी हिस्ट्री के टीचर हैं, हमारे डॉक्टर सुजाता जी हिस्ट्री के टीचर हैं, तो जो इतिहास की पूरी जानकारी रखते हैं, और इसीलिए इनका हमने जिम्मेदारी लगाया है कि इतिहास के बारे में हम हमारे लोगों को धम्मा वेव की तरफ से बताया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। तो इसी के साथ हम टोरंटो ले चलते हैं। हमारे साथ महेंद्र सल्लन जी जुड़े हुए हैं धम्म के प्रचार के प्रसार के लिए, बाबा साहब के मिशन के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा काम करते हैं, तत्पर रहते हैं। महेंद्र सल्लन जी। जय भीम, नमो बुद्धा। थैंक यू परमजीत। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे साथ हमेशा बुद्ध धम्मा वेव के माध्यम से सभी को जानकारी देते हैं। जैसे आपने सुनाया, सुजाता जी ने बताया कि दिवाली के दिन क्या क्या हमारे बुद्ध धर्म के ऊपर अत्याचार हुए। तो मैं सभी हमारे जो अम्बेडकरी बुद्धिस्ट हैं उनको बेनती करना चाहता हूं कि आप बुद्ध विहार में जाएं तो अपने इतिहास के बारे में जानकारी लें। तो यही हमारी आज के ये सूचना है कि सभी जो हमारे उपासक हैं, इतनी हमारे गेस्ट आते हैं हमारे एवरी वीक, धम्मा वेव की टीम ले आ रही है, इतनी मेहनत कर रही है। तो जो हमारे सीनियर है, जैसे हरवंश बेदी साहब हैं, ये जो इंडिया के 2-3 दफा तो हर एक साल इंडिया का टूर लगाते हैं। तो आपको इतनी जो भी जानकारी है, ये आपको मालूम है कि बुक्स भी प्रिंट करते हैं, तो आपको इसका सहयोग देना चाहिए। तो इसका फायदा भी आपको उठाना चाहिए जो ये सूचना बुक के तहत देते हैं। तो आपका सभी का धन्यवाद करते हैं धम्मा वेव की टीम से। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सल्लन जी। आप भी हमेशा हमारा साथ देते हैं। और इसी के साथ हम सभी आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे, डॉक्टर अमृतपाल कौर जी, अपने बंते जी, वेनवल धम्बीरो जी, बिरदी साहब, हमारे सेकंड जो बनते हैं, क्योंकि हमेशा ही अगर कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम आती है बंते जी को इंडिया से, तो ये वो कमी पूरी कर देते हैं। तो हम तहे दिल से इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इनकी तरफ से जो धम्मपद से ली हुई लाइनें जो पंजाबी में कन्वर्ट की गई हैं, तो उसके साथ ही जो बुद्ध कहते हैं कि हर इंसान को चाहिए कि वो दूसरे इंसानों के खिलाफ काम ना करे, ना ही दूसरे के अच्छे बुरे कामों की जांच पड़ताल करे। सो आज के इस दंपत की लाइन के साथ ही जो आज का जो प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं आनंद बाली जी से विनती करूंगा कि वो ब्लेसिंग देंगे। सो परम कनाडा को यहीं इजाजत दीजिए। अगले एतवार फिर मुलाकात होगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद परम सर। और मैं खास तौर पर जो हमारे आदरणीय वेनेबल, उनका धन्यवाद, और जो हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अमृतपाल कौर जी पंजाब से, उन्होंने जो सब्जेक्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशन किया, उनका बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और उनके साथ डॉक्टर सुजाता जी और मैडम मीनू धीर जी, क्योंकि प्रोग्राम जो हमारा लाइव होता है, और आप नोटिस कर रहे होंगे कि डॉक्टर सुजाता वाज वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर, बैठ के प्रोग्राम को देख रहे हैं। और उनके बाद जब क्योंकि हमने सभी को टाइम देना है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रिपेयर दिस प्रोग्राम। सो हम पूरी टीम का अप्रिशिएट करते हैं, और आपका भी अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमें हर हफ्ते देखते हैं, शेयर करते हैं।
तो जैसे मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि ये नहीं है कि हम फेसबुक के ऊपर बैठ के बातें करते हैं। जो ग्राउंड लेवल की जो हमारी टीम है वो पूरा काम करती है। मैं आपको थोड़ी प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए जैसे मैंने बताया कि जो दमावेव की तरफ से हमारे दमावेव के फाउंडर मेंबर आदरणीय महेंद्र सलन और सिस्टर सुजाता सलन, उन्होंने जो बुक्स पब्लिश करवाई थी दमावेव की तरफ से, वो कैसे गांव-गांव में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, मैं आपको एक छोटी सी उसकी झलक दिखा रहा हूं। और आपको निवेदन भी करता हूं कि अगर आप किसी की तरह अगर फगवाड़ा में रहते हैं तो संघमित्रा बुद्ध विहार नैनदीप जी से मिलें। आप जलंधर में हैं अभी पत्रिका के ऑफिस में जाएं। आपको कोई भी बाबा साहब के मिशन के प्रति दम्मा के रिलेटेड आपको कोई लिटरेचर चाहिए, आप जाएं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप दम्मावेव का नाम लेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो बुक्स है जो मिल सकती है। और मैं आपको छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं कि कैसे हमारे आदरणीय बलदेव भारद्वाज जी, जिन्होंने अपने अपने पर्सनल जो काम के लिए जिन्होंने विजिट किया अपने गांव के अंदर, और कैसे वो जाते जाते कैसे दम का सार प्रसार कर रहे हैं। आपको छोटी सी झलक दिखाना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को जो बुक्स जो दमावेव की तरफ से दिया। और हम बिल्कुल, क्योंकि ये जो बुक्स हैं छोटे पैम्फलेट हैं, थोड़े समय में ही आप पढ़ सकते हैं। तो जरूर जो बच्चे ले रहे हैं कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, उनके जहन में कुछ ना कुछ जरूर स्टोर होगा। तो हम आदरणीय बलदेव जी का दमावेव की तरफ से, क्योंकि वो भी दमावेव के सदस्य हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आखिर में मैं यही जैसे हमारे मीनू जी ने बताया कि कुछ लोग जो हमेशा उनका काम ही होता है कि छवि को खराब करना, ये कभी वो देख नहीं पाते कि इसके पीछे कितनी एफर्ट है, दम का सार प्रसार करने के लिए कितनी एफर्ट्स हैं वो लगती हैं। और वो उसको ये चीज भूल जाते हैं। लेकिन उसको कुछ क्लैरिटी, क्योंकि दमावेव की टीम का एक फर्ज बनता है कि क्योंकि हमने बिल्कुल क्लैरिटी आपके सामने लेके आनी है। तो हमारे कुछ सदस्य हैं जो अगले हफ्ते मीनू जी तैयार कर रहे हैं, हम उनको 10 मिनट के लिए लेके आएंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें भेज सकते हैं। सो एट द एंड, जैसे हम ये बोलते हैं कि जो दमावेव का लोगो है, जानो फिर मानो, तो दमावेव का जो पर्पस है, द पर्पस ओनली purpose of Dhamma wave is learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, Dhamma is a gift. It's a gift for this life as well, many lives to come. With that, Bhavatu Sab Mangalam, may all be happy, healthy, and peaceful. Be mindful, be safe, be kind. With that, sadhu, sadhu, sadhu. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि